अरे रुको तो, खोल तो दूं ना मैं अपना। सभी को मेरा नमस्कार। सभी को मेरा नमस्कार। डॉक्टर क्षिप्रा, मेरी आवाज ठीक से आ रही है ना? जी मैम आ जी रही है। जी 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 जी। सभी को मेरा नमस्कार। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आयोजित इस अनवरत व्याख्यान माला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज के व्याख्यान से पहले बड़ा रिलेवेंट टॉपिक है, हील पेन एंड आयुर्वेदा। बहुत सारे वात व्याधि में मैंने अपने उसमें देखा कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहता है कि जहां हम सामान्य व्यक्ति को ये कह पाते हैं कि आयुर्वेद के माध्यम से हम कितना अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो ऐसा ही आज का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, हील पेन एंड आयुर्वेदा। और आज के टॉपिक को प्रेजेंट करने से पहले मैं आज के स्पीकर का आप सभी के सामने परिचय रखना चाहूंगी। डॉक्टर क्षिप्रा राजौरिया, सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पंचकर्मा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, जयपुर राजस्थान से वर्तमान समय में अभी आप कार्यरत है। और आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं सभी के सामने रखना चाहूंगी। आपने एमडी पंचकर्मा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर से किया हुआ है और जोधपुर यूनिवर्सिटी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी है। और जैसे मैंने पूर्व में बताया, वर्तमान समय में आप सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में कार्यरत है। आपका 12 साल से ज्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस है और इसमें 6 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएशन का टीचिंग एक्सपीरियंस है। क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपका 14 साल से ज्यादा है और आपने अराउंड 55 पब्लिकेशन इन इंडेक्स जर्नल, 55 पब्लिकेशन है, उनमें से 16 इंडेक्स जर्नल, पीयर रिव्यूड जर्नल्स, नेशनल में 6, इंटरनेशनल में 35 आपका योगदान रहा है, काफी सराहनीय है। इसके साथ साथ आपने 5 पुस्तक ऑथर और को ऑथर के रूप में लिखी हुई है। और बहुत सारे 12 से ज्यादा टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका पार्टिसिपेशन रहा है। वर्कशॉप सॉरी वर्कशॉप, सीएमई और डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज, जिसमें कैंप्स और इन सब में आपकी बहुत अच्छी सहभागिता रहती है। और आपका एक एकेडमिक पर्पस से यूट्यूब चैनल है जिसमें आपने टीचिंग और एजुकेशनल लेवल के लिए 30 से ज्यादा वीडियोस अपलोड किए हैं। और आप एज अ गाइड और एज अ को गाइड 18 वर्क्स आप गाइड कर चुके हैं या अभी चल भी रहा है उनमें से। और एज अ रिसोर्स पर्सन, एज अ नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में एज अ गेस्ट लेक्चर आपने बहुत सारी जगह अपनी सहभागिता बताई है। और पीयर रिव्यूड जर्नल, वेरियस पीयर रिव्यूड जर्नल, आईजे, टीके, जेएआईएम, जेओए एक्सेट्रा में आप अपना एज अ रेफरी भी अपनी भूमिका निभाती है। और जर्नल ऑफ आयुर्वेदा जो नेशनल इंस्टीट्यूट से प्रकाशित होता है, उसके एडिटोरियल मेंबर, एडिटोरियल टीम की आप मेंबर भी है। तो ऐसे विद्वान स्पीकर का आज मैं आप सबके सामने यहाँ आमंत्रित कर रही हूँ और उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो आज का लेक्चर शुरू करें। और आज की जो सहभागिता है उनकी, और मैं एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ये भी देना चाहूंगी डॉक्टर साहब का कि जब 1 से लेके 241 लेक्चर तक यहाँ जयपुर में ऑफलाइन ये व्याख्यानमाला चली थी और कोविड के समय में ये 242 से ऑनलाइन किया था, तब ऑफलाइन में भी डॉक्टर क्षिप्रा जी का एक इमरजेंसी लेक्चरर व्याख्याता के रूप में भी हमें आपका बहुत अच्छा साथ मिला, जिसको हम आज यहाँ उल्लेख करके आपको एक विशेष रूप से सम्मानित करना चाहते हैं कि बहुत बार ऐसा होता था कि एक स्पीकर का कहीं ना कहीं समय, योगदान नहीं मिल पाता था, तो इमरजेंसी में भी आपने यहाँ
मुझे याद है लीच एप्लीकेशंस के ऊपर बहुत बढ़िया व्याख्यान लिया था और मैं समझती हूँ कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था और कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्कॉलर्स को प्रेरित करने वाला था। तो ऐसे विद्वान स्पीकर को अपने इस प्लेटफॉर्म पर मैं आमंत्रित करती हूँ और आज के लेक्चर्स के आप शुरुआत करिए। ओवर टू यू डॉक्टर क्षिप्रा जी। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मैं मैम का, बलदेव सर का और विश्व आयुर्वेद परिषद का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी जिससे मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर पाऊँ, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है स्टूडेंट से, बट ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ आने के लिए। और यहाँ पे मैं फील फ्री करती हूँ कि कितने घंटे बात कर सकती हूँ, क्योंकि इंस्टीट्यूट में हमारे पास लिमिटेड टाइम रहता है, बट यहाँ पे कोई टाइम की लिमिटेशंस नहीं है, तो 2 घंटा 3 घंटा जितना भी कर सकते हैं। बट आज के लिए इतना लंबा नहीं है। बट आई रिमेम्बर मुझे मेरा जब लास्ट हुआ था तो 2.5 घंटे चला था, तो मतलब इतना मुझे बोलने का मौका ना किसी ने नहीं दिया था। तो इंटरेक्शन करने का बहुत अच्छा मीडियम है ये। तो आज का मैंने जो ये टॉपिक लिया है, हील पेन एंड आयुर्वेदा, ये इसलिए मुझे रेलेवेंट लगा क्योंकि हमारी हर ओपीडी के अंदर, पंचकर्मा की हर ओपीडी में 3 से 4 पेशेंट हमारे पास हील पेन के ही आते हैं और वो बहुत परेशान होके आते हैं। ऐसा नहीं कि वो पहली बार उनको हील पेन हुआ है, वो कई सालों से उससे सफर कर रहे हैं। और हील पेन जो होता है ना, ये एपिसोड के रूप में आता है, मतलब एक बार आता है, फिर 6 महीना 7 महीना तक रुकता है, और कई बार ये 1.5 साल तक भी रहता है, फिर उसके बाद वो ठीक हो जाता है, एंड फिर उसके बाद वो 6-7 महीने बाद वो फिर रिपीट होता है। सो एक तरह से ये क्रॉनिक टाइप की व्याधि है और आती है और जाती है, ठीक है। तो कई बार लोग बस सोचते हैं कि तो अपने आप ही ठीक हो जाता है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। सो इट इज नॉट लाइक कि अपने आप ही ठीक हो जाता है। हमारा यहाँ पे मोटिव क्या है हील पेन के बारे में डिस्कस करने का, कि हम चाहते हैं कि हील पेन आएगा, दैट इज अ कांस्टेंट थिंग। मतलब अब 10 लोगों में से हम मान के चलिए कि 8 लोग को तो होगा ही होगा इन अ लाइफ टाइम। हमारा मोटिव ये है कि हील पेन अगर आता है तो हम उसका ड्यूरेशन जो एपिसोड का कम से कम करें, वो से 6 महीना 8 महीना 1.5 साल ना रह के वो कम हो जाए। और कोशिश ये करेंगे कि हम ऐसा कुछ पेशेंट को सिखाएं कि ये हील पेन दोबारा ना हो। सो दिस इज द बेसिक आइडिया कि हम इस बारे में बात कर रहे हैं आज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मैम। मैम नेक्स्ट स्लाइड। हील पेन के क्या कारण हो सकते हैं? तो हील पेन एक पहला तो कॉमन फुड इश्यू है, होता रहता है लोगों के अंदर, बहुत सारे लोगों में होता है। आप लोगों जैसे आप अराउंड 25-30 इयर्स के भी लोग होते हैं, उनमें भी रिकरेंट होता रहता है, और अप टू 70-80 इयर्स वाले लोगों को भी होता है। सो एक वाइड रेंज है इसकी, कि बहुत अर्ली एज से लेके और जो बहुत वृद्ध अवस्था में जा चुके हैं उनको भी होता है। तो इसका एज क्राइटेरिया बहुत लंबा है। अब इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, क्योंकि आप जब आप पैर के एनाटॉमी को देखेंगे तो पैर में आता है आपके फर्स्ट स्किन आती है, स्किन के नीचे फेशिया आता है, और एक पैर जो होता है उससे अलग से एक स्पेसिफिक फेशिया होता है, प्लांटर फेशिया, वो आता है। हमारे बोनी स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। बोनी स्ट्रक्चर में भी हमारे आर्चेस होते हैं जो बॉडी में बहुत ज्यादा जगह नहीं है, एक स्पेसिफिक है बोनी आर्च जो होगा यहाँ रहता है। फिर आपकी मसल्स होते हैं और बर्सास भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी का वेट जो होता है वो पैरों के ऊपर होता है। सो उसको बचाने के लिए कि नीचे थोड़ा सपोर्ट देने के लिए पैरों के अंदर बर्सास भी होते हैं। बर्सास क्या होते हैं? ये एक सैक होते हैं, फ्लूइड फिल सैक होते हैं, जो आपके पैरों को जब हम हार्ड सरफेस के ऊपर चलते हैं तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फ्लूइड फिल सैक होते हैं, तो बर्सास होते हैं। फिर आता है आपके नर्व्स आएगी, इसके अंदर वेन्स आती है, आर्टरीज होती है। तो बेसिकली दिस इज द एनाटॉमी ऑफ द, सारे ऑर्गन्स की एनाटॉमी होती है और पैर के अंदर भी यही रहती है। तो अब जब हम हील पेन की बात करते हैं तो उसकी साइट क्या होगी? मैम प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम साइट देखते हैं। जनरली हम यहाँ पे फोकस करेंगे 2 ही व्याधि के ऊपर, प्लांटर फासाइटिस और एक्लीज टेंडिनाइटिस। हम इसके ऊपर देखेंगे। तो साइट क्या होती है आपके पेन की? जब भी पेशेंट आएगा तो बोलेगा कि मुझे बिल्कुल आपकी हील के नीचे बताएगा कि मुझे यहाँ दर्द है, ठीक है। दूसरा वो बताता है कि हील के पीछे, मतलब पैर एंकल जॉइंट
कि बैक साइड के अंदर बताएगा कि मुझे यहाँ पेन है, और ये साइड क्या होती है, साइड यहाँ पे एक्लीस टेंडन जो होता है वो हील बोन से कनेक्ट होता है, एक वो होता है। दूसरा ये बोलता है कि हील की साइड्स में फुट जो होता है, फुट बेस, उसमें हील होती है, हील इज इन द सेंटर ऑफ द पार्ट, और जो आपकी पेरिफेरी होती है पैर की, जो आपके पैर जो होता है उसके किनारे होते हैं, वहां पे पेन बताता है। तो 3 हमारी साइड्स होती है कि जहाँ पे जनरली जो है पेशेंट जो हमारा बताता है कि मुझे पेन है। अब हम नेक्स्ट इसमें बात होती है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस करेंगे, कैसे करेंगे इसमें। मैम प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। मैम स्लाइड चेंज कर दीजिए। हम इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे करेंगे, ठीक है। जो बिल्कुल हील के नीचे की तरफ पेन होता है, बेस के ऊपर होता है, वो ज्यादातर प्लांटर फिसाइटिस के कारण से होता है, और जो पैर के पीछे और पेरिफेरी यानी आउटर इनर साइड में होता है फुट की, हील के दोनों तरफ से, वो एक्लीस टेंडिनाइटिस के कारण से होता है। नेक्स्ट मैम प्लीज। इसका हम मैम स्लाइड चेंज, नेक्स्ट स्लाइड मैम। इसका हम प्रोग्नोसिस कैसे करेंगे। तो ये जितने भी हील पेन्स होते हैं वो बिना ट्रीटमेंट ठीक हो जाते हैं, पर ये एक पर्सिस्ट हो सकते हैं, क्रॉनिक बन सकते हैं। इसका एक एपिसोड जो है 6 से 18 महीने के अंदर बनता है, और इसका रिलैप्स होता ही है, और फ्रीक्वेंट रिलैप्स होता है। पहले क्या होगा, पहला जो एपिसोड होगा, सपोज एक पेशेंट है, उसको पहली बार हील पेन हुआ, उसको 1 महीने के लिए रहा, फिर ठीक हो गया। अगली बार जो एपिसोड होगा वो 3 महीने के लिए रहेगा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर 6 महीने के लिए रहेगा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर उसके बाद वो साल भर के लिए रहेगा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर 18 महीने के लिए रहेगा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर उसके बाद बार बार होता रहेगा। और जिसको एक बार हो जाते होते हैं, जिनके अंदर से उनके अंदर प्लास्टिक के कुछ अंदर की तरफ रहते हैं, तो उनके कारण से चोट लगती है। तो कई बार क्या होता है कि जूते के अंदर जो सोल का हम पैड कहते हैं वो भी फट जाता है, और लोग बाग ध्यान नहीं देते, तो वो सोल पैड के एब्सेंस में भी जूता पहन लेते हैं। तो वो जूता पहनने से, जिसमें सोल पैड नहीं था, उससे मुझे ये पेन चालू हुआ। अगर आपको पेशेंट इस तरह की हिस्ट्री देता है, तो दैट मीन्स कि हो सकता है कि इसको प्लांटर फासाइटिस ना होके हील बर्साइटिस हो। तो हम उसको क्या बोलते हैं कि आप ये बताइए कि आपको कैसे लगता है कि आपका सुपरफिशियल है पेन, या आपका बहुत डीप सा जा रहा है, अंदर बहुत अंदर की तरफ चुभ रहा है, ऐसा होता है कि नहीं होता। हम ऐसे इंक्वायरी करते हैं पेशेंट से। तो पेशेंट अगर आपको ये बताएगा कि हाँ मुझे लगता है कि थोड़ा अंदर की तरफ पेन है, मतलब सुपरफिशियल नहीं है, स्किन की तरफ नहीं आ रहा है, अंदर की तरफ पेन हो रहा है मुझे, और बैक ऑफ द हील में भी थोड़ा थोड़ा जाता है, आपको पिन पॉइंट साइड बताएगा कि मुझे यहाँ भी होता है, पीछे की तरफ भी जा रहा है वो। सो और थोड़ा आपको उसका जो एरिया वो विस्तृत बताएगा। सो इस कंडीशन में आपको समझना चाहिए हील बर्साइटिस है, तो वहां पे हमें क्या करना चाहिए, हमें कॉज जो है वो हटाना चाहिए। कॉज क्या है कि जो उसको प्रेशर दे रहा है, जिसके कारण से हील बर्सा के ऊपर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, हम उसको हटाएं। हम उनको कुछ ऐसा बोले कि आप जो शूज पहन रहे हो शूज चेंज कीजिए, और शूज में भी आज जिसके अंदर अच्छी सी सोल पैड्स हो अब वो यूज कीजिए, मोटा थिक सोल पैड्स हो वहां यूज करना चाहिए। तो इस तरह का आपको ट्रेन करना चाहिए। ये प्रिकॉशनरी ट्रीटमेंट है इनका। नेक्स्ट स्लाइड मैम। अब आप यहाँ पे देखिए मैम, पीछे वाली स्लाइड जिसमें फोटो है। थैंक यू मैम। अब आप देखिए यहाँ पे प्लांटर फेसिया है, यहाँ पे नीचे प्लांटर फेसिया, और आप सेकंड जो हील बर्साइटिस वाला देखिए, तो हील बर्सा पीछे की तरफ जो रेड रेड दिख रहा है ये हील बर्सा है, एक रेट्रोकैल्कुलियम बर्सा है, एक सबक्यूटनस कैल्कुलियम बर्सा है। तो ये जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। आप दोनों की साइड आप देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे नीचे है पेन, इंटीरियर है, और बैक ऑफ द हील भी जा सकता है। तीनों चीजें होती है, ठीक है। लेकिन आपको जहाँ प्लांटर फासाइटिस होगा वो बैक ऑफ द हील नहीं जाएगा, वो सिर्फ प्लांटर फेसिया वाली साइड पे ही रहेगा। फिर नेक्स्ट आ जाती है आपकी हैलेंस डिफॉर्मिटी। अब हैलेंस डिफॉर्मिटी क्या होती है, ये एक्लीस टेंडिनाइटिस से ये बीच में आती है, मतलब एक्लीस टेंडिनाइटिस और हैलेंस डिफॉर्मिटी में हमको कंफ्यूजन होता है कि क्या होगा। हैलेंस डिफॉर्मिटी में उन लोगों को होता है जो कि बंद जूता पहनते हैं, बंद पैर वाला जूता आप समझते हैं जो मेल लोग पहनते हैं। तो उनका जब भी आपने शूज को देखा होगा तो शूज के बैक के अंदर ना एक थोड़ा सा स्ट्रिप जैसा लगा हुआ होता है, जो बिल्कुल बैक के ऊपर होता है। वो थोड़ा सा कई बार क्या होता है हार्ड होता है, वो बारी बारी जब पहनने से होता है ना, तो उसके सामने वाली जो स्किन है उसके ऊपर रब करता है।
तो वो रब इरिटेशन होते होते बोली एनलार्जमेंट को भी और सराउंडिंग टिश्यूज को भी इरिटेट करता है। तो वहां पे क्या होता है, किसी भी चीज का जब इरिटेशन होता है तो वहां पे कैल्सिफिकेशन चालू हो जाता है, ठीक है, और वहां पे वो इरिटेशन के कारण से कैल्सिफिकेशन होता है, मोटापन आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। और ये हैलिंग्स डिफॉर्मिटी को हम और चीजों से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि हैलिंग्स डिफॉर्मिटी दोनों पैरों में होगी, बिकॉज कोई भी पर्सन जो होता है वो एक जूता नहीं पहनेगा, वो दोनों जूते पहनेगा। और ये फेशिया के यहाँ पे हील की तरफ से ही आपका जो एक ब्लॉकेज जहाँ मोस्ट कॉमन साइड होती है, जहाँ पे कंप्रेस्ड होती है टिबियल ना, वो शो कर रखे। अब आप एरिया ऑफ पेन एंड नमनेस को देखिए, ये कैसा आ रहा है, ये पैरों की तरफ है, फुट और हील में है, फुट के सोल की तरफ से, लेकिन ये ऊपर की तरफ से रेडिएट कर रहा है। तो आप समझिए कोई भी हील पेन जो एक्लीस टेंडनाइटिस की तरफ होगा, या आपके प्लांटर फासाइटिस की तरफ होगा, या हेलॉन्स डिफॉर्मिटी की तरफ से होगा, या कोई भी और दिक्कत के कारण से होगा, वो रेडिएट नहीं करेगा टुवर्ड्स द अपर साइड। रेडिएशन तभी होगा जब कोई नर्व इन्वॉल्वमेंट है। तो टार्सल टनल सिंड्रोम को हम क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि अगर टार्सल टनल सिंड्रोम है तो पेन जो है वो टुवर्ड्स द एंटीरियर बॉडी की तरफ से रेडिएट करेगा। सो इट इज क्वाइट क्लियर, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रेस फ्रैक्चर। नेक्स्ट स्लाइड मैम। अभी स्ट्रेस फ्रैक्चर में क्या होगा, स्ट्रेस फ्रैक्चर के अंदर जो भी लोग एक्सरसाइज करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, जो उनको या हेवी मैनुअल वर्क करते हैं, या रनर्स होते हैं, या कोई भी तरह की कुछ भी चीज करते हैं जिससे उनको बारी बारी जोर जोर से पैर पे चोट लगती है, या ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है, कुछ जैसे पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स हैं या एजेड लोग हैं, उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं होता, फिर भी उनकी बोन्स वीक होती है, तो उन बोन्स वीक के कारण भी स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाता है। तो जब इसका फ्रैक्चर होगा तो अब इसका हम कैसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस करेंगे, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं कि हील पे फ्रैक्चर हुआ, लेकिन आप ये रेडनेस वाला एरिया देखिए, तो इसका रेडनेस वाला एरिया ऊपर तक जा रहा है। सो अगर हील पे लेकिन इसका कुछ नहीं है, बैक ऑफ द हील तो चालू हुआ है लेकिन ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बोन फ्रैक्चर वाला सोल की तरफ नहीं जाता, ये ऊपर पैर की तरफ इसके अंदर पेन जाता है। और ये थोड़ा इसका एरिया जो होता है थोड़ा वास्ट होता है एज कंपेयर टू द अदर डिफॉर्मिटीज। तो हम इसको पहचान सकते हैं क्लिनिकली, और फिर जब हम एक्सरेज वगैरह कराते हैं तो उसमें क्लियरली डिमार्केट हो जाता है कि दिस इज अ स्ट्रेस फ्रैक्चर और यहाँ पे हील में फ्रैक्चर हुआ है। सो इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर थिंग्स। फिर आ जाती है सेवियर डिजीज आती है। सेवियर डिजीज क्या होता है, ये जनरली बच्चों में ही होता है। सो अगर आपके पास कोई बच्चा आता है जो 15 साल से नीचे का होगा, 7 से 15 साल के बीच का, और उसको वो बताता है पेन है मुझे, तो वो पेन का कारण ये हो सकता है कि बच्चा जो होता है उसकी ग्रोथ प्लेट के अंदर जो है रेपिटेड माइक्रोट्रोमा हो। छोटे बच्चे होते हैं ना, जंप वगैरह करते रहते हैं, खेलते हैं, भागते हैं, व्हाटएवर वो करते रहते हैं, तो उनसे क्या होता है कि उसके रेपिटेटिव स्ट्रेस में ग्रोथ प्लेट जो होती है पैरों की, हील बोन की, उसके ऊपर रेपिटेड ट्रॉमा होता है, तो उसके कारण से वो पेन होता रहता है। तो आप नेक्स्ट पिक्चर में आप इसे देख सकते हैं कि इसकी साइट क्या है और पेन कहाँ होगा। सो इसका पेन जो लोकेशन होता है, इट इज कंप्लीटली जो अखिलीज टेंडन जहाँ पे इंसर्ट होता है वहीं पे उसका एक साइट होता है कि वहीं पेन होता है। बट इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस आप एज के ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों में जनरली अखिलीज टेंडनाइटिस ना नहीं मिलता, और इन जो 7 से 15 साल के बच्चे होते हैं उनके अंदर ग्रोथ प्लेट इंजरी होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये एज क्राइटेरिया जो है वो बता सकता है कि ये मे बी दिस इज कॉज ऑफ ट्रॉमा टू माइक्रोप्लेट्स ऑफ द के ग्रोथ प्लेट्स के कारण से हो सकता है। नेक्स्ट आ जाइए। अब हम अखिलीज टेंडनाइटिस पे आते हैं, ठीक है। अखिलीज टेंडन क्या होता है? अखिलीज टेंडन जो होता है लार्ज टेंडन होता है जो आपके हील बोन के को पे एंड होता है। अभी कई बार क्या होता है कि ओवर यूज से, चलने से, इंजरी लगने से उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो इसके कारण से अखिलीज टेंडनाइटिस होती है। नेक्स्ट पिक्चर में हम इसका देखेंगे कि इसकी साइट क्या है। सो आप देख सकते हैं एक जहाँ पे आपका हील बोन जो है, हील बोन का स्टार्टिंग है, वहां पे आपको इन्फ्लेम्ड मोटा सा दिखेगा,
सो कैल्केनियम बोन से जस्ट ऊपर, सो दिस इज द साइट जहाँ पे अकिलीज टेंडिनाइटिस हो रखा है। आप इस साइट को और हेलॉन्स डिफॉर्मिटी को दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, दे आर कंप्लीटली सिमिलर। तो वहां पे हमको डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो करना होता है वो दोनों पैर में होगा। आपका जो आपका पेशेंट है उसका फुटवेयर को चेक करना होगा कि उस कारण से होता है। और आप फिर पेशेंट को आप ये भी कह सकते हो कि आप ये चेक कीजिए कि आप जब ओपन फुटवेयर पहनते हैं तो आपको कुछ आराम पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। एक और आता है बैक्स्टर नर्व एनट्रैपमेंट। सो ये भी सिमिलर होता है कि जब आपका टार्सल टर्नल से जब नर्व जो होती है, इंफीरियर कैल्कुलेनियम नर्व जब बाहर आती है तो एक ब्रांच होती है, एक ब्रांच बनाती है, उसे बैक्स्टर नर्व कहते हैं, ठीक है। और बैक्स्टर नर्व का पोजीशन क्या होता है, ये ऊपर से आके और टुवर्ड्स हील की तरफ ना घुमाव लेके रहती है। और ये अगर इस साइड के ऊपर ये फेशिया के बीच में से निकलती है, सो फेशिया के बीच में से अगर इसके ऊपर कंप्रेशन होता है तो वहां पे भी पेन चालू होता है। इसकी आप इसकी साइड देख सकते हैं, यहाँ पे बैक्स्टर नर्व की यही साइड जो होगी ये हील की तरफ से ही शो करेगा, हील पे ही पेन करेगा। लेकिन आप ये देखिए कि इसकी साइड्स यहाँ पे है, मतलब ये आगे की तरफ टुवर्ड्स द आपके लैटरल की तरफ रेडिएट करेगा। सो यू कैन सी, ये आप पता लगा सकते हो हील पे तो है पर ये लैटरली रेडिएट करती है। तो वहां पे आप इसे डिफरेंशियली डायग्नोस कर सकते हो कि क्या हो रहा है। बिकॉज कभी भी प्लांटर फासाइटिस के कारण जो है वो रेडिएशंस टुवर्ड द लैटरल एरिया नहीं होगा, क्योंकि फेशिया से एक ही जगह पे इंजरी होगी। अगर बाय चांस कहीं पे भी रेडिएशन होगा तो वो स्ट्रेट होगा या बैक साइड के ऊपर होगा, पर कभी भी लैटरली रेडिएशंस नहीं होगा उसके अंदर। अदर कॉजेस जो हो सकते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके अलावा जो अनकॉमन कॉजेस हो सकते हैं वो है अकिलीज टेंडन रप्चर, के टेंडन ही टूट जाए, ठीक है, या प्लांटर फेसिया का पूरा टियर हो गया, नॉट इन्फ्लेमेशन, पूरा फट गया है, ठीक है, या आपकी सिस्ट फॉर्मेशन हो गई है, क्योंकि पैरों के अंदर सॉफ्ट टिश्यूज भी रहते हैं, तो कोई मास बन गया है सॉफ्ट टिश्यू का, या पूरी आपके फ्लेक्सर जो है वो फ्लेक्सर टेंडन है वो टियर हो गया है, या आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस के अंदर आप डिफरेंशियली डायग्नोस कर सकते हो कि सिर्फ हील के अलावा भी जैसे घुटने में भी दर्द हो सकता है, हाथ में भी दर्द हो सकता है, तो डिफरेंट टाइप के जगह पे भी डिफरेंट जॉइंट्स में भी दर्द हो सकता है। सो इट कुड बी अ थिंग कि आप डिफरेंशियली डायग्नोस कर सके कि भाई किसी को घुटने में भी दर्द है और आपके हील में भी दर्द हो रहा है, एंकल में भी दर्द हो रहा है, तो आप बोलते हैं कि हो सकता है ये आर्थराइटिस के कारण से हो, तो वहां पे डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकता है। बोन ब्रूस हो सकता है, बोन के ऊपर चोट लगने से हो सकता है, सर्कुलेटरी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें दिक्कत हो सकती है। और कई बार क्या होता है कि पुअर पोस्चर, पैर के अंदर वॉकिंग और रनिंग के अंदर पुअर पोस्चर्स होते हैं कि जो वजन जो होता है, पेशेंट जो होता है अपना वजन जो होता है वो हील के ऊपर डाल के जाता है, तो वहां पे भी हील के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, इसीलिए वहां पे दर्द हो सकता है। या कोई बोन में सिस्ट हो सकती है, एक होता है गाउट होता है, गाउट के अंदर भी हील के अंदर पेन हो सकता है, लेकिन मैक्सिमली टाइम क्या होता है कि आपके जो लिटिल टो है वहां पे भी पेन होगा, और या टो में भी पेन होगा, इसके अंदर ग्रेट बिग टो के अंदर भी पेन होगा, तो वहां पे आप इसे डिफरेंशियली डायग्नोस कर सकते हो कि गाउट के कारण हो सकता है। कई बार न्यूरोमास के कारण भी हो सकता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस के कारण भी हो सकता है। ऑस्टियोमाइलाइटिस की कॉमन जो साइट्स होती है वो आपकी टोज होती है, तो वहां पे भी आप एक बार एक्सप्लोर कीजिए। अगर किसी पेशेंट को टोज के अंदर ऑस्टियोमाइलाइटिस तो हो सकता है कि इन्फेक्शन जो है वो हील में भी चला गया हो, तो वो भी एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। अब इसका जो कन्वेंशनल मॉडर्न थेरेपी में क्या करते हैं, उनको जो भी तरह का पेन हो, कोई भी स्वेलिंग हो, तो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे देते हैं, ठीक है। अगर एनएसएआईडीज नहीं काम करते तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शंस दे देते हैं, और फिर फिजिकल थेरेपी एडवाइस करते हैं जिससे लोअर लेग की जो मसल्स हो वो स्ट्रेंथन हो। और कई बार क्या होता है कि जैसे टेप्स आते हैं, एथलेटिक टेप्स आते हैं, उनको बांधते हैं बॉटम्स पे, फुट के बॉटम पे लगा देते हैं, जिससे उसके फुट बॉटम को ज्यादा अच्छा सपोर्ट मिले। या कोई असिस्टिव डिवाइसेस दे देते हैं या इंसोल्स दे देते हैं जिससे उनकी फुट डिफॉर्मिटीज जो है वो ठीक हो जाए। सो ये जो जितने भी इंसोल्स असिस्टिव डिवाइसेस हैं ये आपके आर्चेस को ठीक करने में काम आते हैं,
सोल्स के जो हील एरिया है उसके बरसा के ऊपर कम प्रेशर लगे, उसके सॉफ्ट टिश्यू पे कम प्रेशर लगे, इसके लिए कर सकते हैं। और सर्जरी भी की जा सकती है। कई बार क्या होता है कि बहुत प्लांटर फेसिया बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, उसको प्लांटर फेसिया को ही काट देते हैं, डिटैच कर देते हैं, तो उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं पड़ता। बट इसमें क्या होता है कि फुट आर्चेस जो होते हैं ना वीक हो जाते हैं, तो इसमें इस तरह की दिक्कतें आती हैं। सो दिस इज लाइक अगर बहुत जरूरी हो तो ही करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। और देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस जो कही जाती है। एक है स्टैंडिंग काफ रेस। उसमें क्या होता है कि पेशेंट जो होता है वो दीवार के साथ खड़े हो जाता है, अपने दोनों हाथ जो है वो दीवार के ऊपर लगा के और अपने जो टो वाला रीजन है उसको उठाता है, ठीक है, और काफ को रेस करता है, तो आपका हील जो है, हील के ऊपर से प्रेशर रिलीज होता है। इस तरह की एक्सरसाइज की जाती है। सेकेंड एक्सरसाइज होता है बैंड असिस्टेड एंकल फ्लेक्शन। इसमें क्या होता है, पेशेंट जो होता है उसको बैठ जाता है जमीन के ऊपर ही, और बैंड्स होते हैं, रबर बैंड्स होते हैं, उसको अपने पैरों के ऊपर जो आपका आर्च वाला एरिया है वहां पे उसको पकड़ता है और दोनों हाथों से पुल करता है, एंकल को फ्लेक्शन हो जाए इसका मूवमेंट। इस तरह का मूवमेंट होता है। जब एंकल फ्लेक्शन होता है तो हील या प्लांटर फेसिया है उसके ऊपर से स्ट्रेस रिलीज होता है और थोड़ा सा पेन में रिलीफ होता है। फिर होता है रोलिंग स्ट्रेच। तो रोलिंग स्ट्रेच में क्या करते हैं कि पैरों के नीचे कुर्सी के ऊपर बैठाते हैं पेशेंट को, और पैरों के नीचे टॉवल्स होते हैं, रोल टॉवल्स है या ऐसा ही कोई चीज जो रोल हो सके वो पैरों के नीचे रखते हैं, और उसके ऊपर पेशेंट जो है अपना पैर आगे पीछे उसको टॉवल को इसके आगे पीछे वो रोल करता है, रोलिंग एक्शंस करते हैं। तो इससे भी प्लांटर फेसिया आर्चेस है इनको थोड़ी इनकी मसल्स को स्ट्रेंथन मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड मैम प्लीज। अभी हम आयुर्वेद मैनेजमेंट क्या करते हैं प्लांटर फेसिया का, बिकॉज जितना भी हम ये जो आपको मैं जितनी भी आपको मैं बता रही हूँ ये ट्रीटमेंट, ये हम कोई भी तरह का हील पेन होता है ये सब में ही काम करता है। सो दिस इज लाइक, और ये मैंने आपको ये इसीलिए प्रिस्क्रिप्शन डिजाइन किया बिकॉज दिस इज द ओरिजिनल प्रिस्क्रिप्शन जो हम अपनी ओपीडी में पेशेंट को देते हैं, इररिस्पेक्टिव कि वो कौन से हील पेन पे आ रहा है, ठीक है। अलग है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमने बना लिया है वो ठीक है, अगर किसी का बोन का फ्रैक्चर वाला इशू है वो भी ठीक है, हमने सब डायग्नोसिस करके भी, लेकिन ओवरऑल मोटा मोटा यही प्रिस्क्रिप्शन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ओरली काम आता है। सो हम गुगलू देते हैं एक तो, सो अगर इन्फ्लेमेशन की कंडीशन होती है तो हम केशोर गूगल देते हैं वहां पे, लेकिन अगर जैसे अगर आपके पेशेंट को कोई स्ट्रेस इंजरी है तो वहां पे केशोर गूगल जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना कि लाक्षादी गूगल होगा या योगराज होगा या फिर दशम गूगल होगा। सो हम एक गूगल के अंदर वेरिएशन हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉज। और अगर जैसे आपका बर्साइटिस के अंदर प्रॉब्लम, बर्सास का प्रॉब्लम है, तो फिर हम वहां पे पुनर्नवादी गूगल देंगे। सो डोज इसकी जनरली अडल्ट के लिए 750 mg यानी कि 3 टैबलेट्स ट्वाइस अ डे हम देते हैं विद पुनर्नवा अष्टक क्वाथ। लेकिन हम यहाँ पे क्वाथ के अंदर भी वेरिएशंस कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉज ऑफ द डिजीज और आपका पेशेंट को क्या जरूरत है। इस तरीके से हम क्वाथ में भी वेरिएशंस कर सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा गोक्षूर, हम चूर्ण में देते हैं जो आफ्टर मील्स हम देते हैं ना, तो उसमें हम गोक्षूर चूर्ण देते हैं, पुनर्नवा मंडूर देते हैं, मुक्ता शक्ति भस्म देते हैं जो मिल्क के साथ ट्वाइस अ डे देते हैं। और रात को हम एक अल्पतिकर चूर्ण दे देते हैं 3 ग्राम्स विथ वार्म वाटर। एक्चुअली इससे थोड़ा सा वात का अनुलोमन भी हो जाता है, थोड़ा कोष्ठ शुद्धि भी रहती है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट्स को ना शोथ के कारण भी दिक्कत हो जाती है थोड़ा सा, तो ये जो ट्रीटमेंट है जैसे पुनर्नवा मंडूर है, गोक्षूर है, मुक्ता शक्ति भस्म जो है बोन्स को डेफिनेटली हील करेगी, तो ये थोड़ा शोथ का शमन भी करता है। और पतिकोचन देने का एक ये भी कारण है कि जब हम वातरक की बात करते हैं तो वातरक के अंदर जो अपितिकर चूर्ण है वो रात को थोड़ा माइल्ड विरेचन करता है, तो उसमें भी एक बेनिफिशियल इफेक्ट होता है इसका। फिर आता है लोकल मैनेजमेंट। सो जो हील पेन है उसमें लोकल मैनेजमेंट इज वेरी नेसेसरी और ये बहुत जरूरी होता है एक स्पीडी रिकवरी के लिए। ओरल मेडिकेशंस कई बार क्या होता है कि आप लॉन्ग टाइम में दो लेकिन पेशेंट को थोड़ा थोड़ा रिलीफ होगा, लेकिन जब भी आप लोकल मैनेजमेंट पे आते हो तो उसको बहुत रैपिड रिलीफ होता है। सो हम कौन कौन से जो है थेरेपीज वो देते हैं मैं आपको बताना चाहूंगी। एक तो है जो हमारा
जैसे शोथ की हो, जैसे प्लांटर फासाइटिस हो या एकिलीज टेंडिनाइटिस हो, इस तरह की कंडीशन में वालुका स्वेदन देते हैं। तो वालुका स्वेदन क्या होता है, हम लोग 15 to 20 मिनट्स जो है वालुका स्वेदन देते हैं। वालुका स्वेदन देने का तरीका ये है कि हम पेशेंट से एडवाइस करते हैं कि आप हो सके तो ऐसी जगह से मिट्टी लेके आओ जो नदी या तालाब का किनारा हो, वो भी उससे भी आप करीबन 12 जो है हाथ नीचे, हाथ नहीं सही 12 अंगुल कह सकते हैं, 12 अंगुल नीचे थोड़ा सा डीप में से आप उस बालू को रेत को निकालो। लेकिन क्योंकि हमारे शहर के पेशेंट होते हैं और यहाँ पे इतना अच्छा बालू का नहीं मिलता है, तो हम कहते हैं कि चलो आपको नहीं मिल रहा है तो आप एक काम करो, आप जो बालू बालू की मिट्टी होती है ना, जो आपके कंस्ट्रक्शन वाले वर्कर्स होते हैं, वहां से आप ले लीजिए उस बालू का मिट्टी को लेके अच्छे से छान के आप उसे थोड़ा सा रात के वक्त या ऐसे बाहर घर के बाहर छोड़ दीजिए, मतलब छत पे छोड़ दीजिए, ओपन जगह पे छोड़ दीजिए। फिर उसके अंदर थोड़ा सा अगले दिन मॉर्निंग फिर उसे यूज किया कीजिए। सो ये कहने का ये है कि उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाए, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि बालूकास में थोड़ा सा हल्का सा मॉइस्चर आए, क्योंकि सुबह की ओस है वो मॉइस्चर करेगी। जब हम उसे गर्म करेंगे तो उसके अंदर से थोड़ा सा वाष्प जैसा भी निकले, वो भी हमें इफेक्ट चाहिए, इसीलिए हम वालुका स्वेदन कराते हैं। अगर पेशेंट वालुका नहीं अडॉप्ट कर सकते तो हम इसमें क्या कहते हैं, हम चलो कोई बात नहीं, आप वालुका नहीं यूज कर सकते तो हम नेक्स्ट में हम लवण पोटली स्वेदन जो है वो हम उसे यूज कराते हैं। लवण हमें कौन सा चाहिए, हम उनसे बोलते हैं पेशेंट से कि आप डली वाला सेंधा नमक लेके आइएगा। सो डली वाला सेंधा नमक अराउंड 20 to 25 रुपीज का मिल जाता है। हम बोलते हैं उनको दरदरा कूटिए, मतलब बहुत ज्यादा फाइन पाउडर नहीं चाहिए हमको, हमको वो चाहिए ऐसा कि आप मोटा मोटा हो जाए, बहुत बारीक नहीं चाहिए। अगर चाहें तो हम उसमें अजवाइन या राई भी मिलाते हैं, नहीं होता, जरूरत नहीं लगती तो हम उनको मना कर देते हैं। आपको अब इन दोनों को कैसे गर्म करते हैं, इनको हम बोलते हैं कि आप एक कढ़ाई लीजिए, कढ़ाई में लेके आप उनको गर्म कीजिए, फिर आप उसकी पोटली बना लीजिए, ठीक है। और जैसे पोटली बनाने में भी अगर पेशेंट का ये होता है ना, कहीं ओल्ड एज होता है, बोलते हैं हम पोटली नहीं बना सकते, हमसे मुश्किल होती है, जैसे ओबेस पेशेंट होते हैं, अकेले होते हैं, उनको वो नहीं बना सकते पोटली, तो हम कहते हैं आप एक काम कीजिए, आप कुछ एक चौकोर कपड़ा लीजिए, उसके 3-4 फोल्ड्स बनाइए और एक बैग सा बना लीजिए, ठीक है। उस बैग के अंदर आप बालू का या लवण जो भी है वो आप डाल दीजिए, डाल के उसे रोल करके रख दीजिए और उसके ऊपर आप कुर्सी में बैठ के और पैर को उसके ऊपर रखिए और रोल करते रहिए उसको। सो उससे इसको स्वेदन होगा। तो दिस इज लाइक सिमिलर, जैसे रोलिंग हम एक्सरसाइज करते हैं वैसे ही सिमिलर होता है। फिर एक आता है इष्टिका स्वेदन, जहां पे डीप पेन होता है। ये वालुका स्वेदन, लवण पोटली स्वेदन जो होता है ये प्लांटर फेसिया तक के लिए ठीक है, लेकिन अगर बर्सा के अंदर कोई दिक्कत होती है तो हम क्या करते हैं, बर्सा किसी कारण प्रॉब्लम है तो वहां पे आपको डीप स्वेदन करना होता है। तो हम कहते हैं पेशेंट को कि आप एक काम कीजिए, जो ईंटें होते हैं ईंटों का टुकड़ा ले लीजिए, ईंटों का टुकड़ा लेके आप उसे गर्म कर लीजिए, ठीक है। एंड गर्म करने के बाद आप उसको एक परात में रखिए, ठीक है, ये बर्तन के अंदर रखिए, उनको डाल दीजिए गरम गरम। फिर ऊपर से आप कांजी को छिड़कना है उसमें। और जनरली क्या होता है कि कांजी कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग बाहर से परचेज कर लेते हैं, वेल एंड गुड, लेकिन जिनके पास नहीं अवेलेबल होती तो हम उनको बोलते हैं विनेगर ले आइए, तो विनेगर भी उस पर छिड़क देते हैं और उसकी जो वाष्प होती है उससे स्वेदन किया जाता है। सो मैडम नेक्स्ट स्लाइड, ये कुछ स्लाइड्स हैं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि कैसे किया जाता है। तो कुछ पिक्चर्स हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि हम लवण पोटली कैसे कितनी बनानी है, आपको वालुका की पोटली कैसे बनानी है, तो इसका साइज क्या होना चाहिए। फिर नेक्स्ट स्लाइड में आप देख लीजिए कि इष्टिका स्वेदन में आप क्या करते हैं। ईंटें 2 रख ली है, गर्म करनी है उनको और फिर उसके ऊपर पैर रखना है। फिर आपका आ गया, आपका स्वेदन हो गया, ठीक है। अभी स्वेदन करने के बाद हम क्या होता है, हम पेशेंट को रक्त मोक्षण कराते हैं। अब रक्त मोक्षण आप कैसे करा सकते हो, आप इसमें देख के साइट आपको दिख रही है यहाँ पे कि कहाँ हो रही है साइट। हम आपके ये मीडियल पैर के मीडियल एंकल जॉइंट के नीचे मीडियल की साइड पे होगा। और हम यहाँ पे जलोका भी लगा सकते हैं, सिरावेट भी कर सकते हैं, जैसे आप एक पिक्चर में देख लें बटरफ्लाई भी लगा रखी है। तो आप किसी भी मेथड से आप इसका ब्लड लेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैम।
नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए कि यहाँ पे हमने कपिंग का भी दिखाया है कि हमने यहाँ कपिंग भी की है। कपिंग जो है आप दोनों जगह पे देख सकते हैं। आपके हील जो बिल्कुल प्रॉपर हील है वहां पे भी की जा सकती है, आपके ये पीछे बैक ऑफ या साइड ऑफ द फुट है वहां पे भी की जा सकती है। सो बेसिकली स्नेहन और मतलब स्वेदन के बाद ही हम रक्त मोक्षण पे जाना है। फिर एक और नेक्स्ट हो जाती है कि आप इसमें क्या करेंगे। नेक्स्ट एक चिकित्सा होती है कि हम उद्वर्तन करते हैं पेशेंट का, ठीक है। उद्वर्तन से और रुक्षण हो जाता है। उद्वर्तन करने के बाद हम अभियान करते हैं, स्नेहन करते हैं। और स्नेहन जब हम अभियान कर रहे हैं तो हम जब हम फुट की बात कर रहे हैं तो हम मर्मों को भी इसमें समझ लें तो बेटर होगा, तो थोड़ा सा एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाता है कि फुट के मर्म कितने होते हैं। फुट के नेक्स्ट स्लाइड मैम, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे शिप्र मर्म किधर है, कोष्ठ मर्म किधर है, कोष्ठ कहाँ है, तल हृदय मर्म कहाँ है। सो आप ये देख लीजिए इनकी लोकेशंस। ये 5 मर्म है जिसपे हम काम करते हैं। गुल्फ, एक गुल्फ मर्म है वहां पे काम करते हैं। तो एक गुल्फ मर्म। अब इनको आप ये जो मर्म है वो कम्प्लीटली जैसे आप पाम होता है हाथ पे होता है, हथेली के जैसा ही बिल्कुल पैर के ऊपर होता है, इस तरह के आप मर्म होते हैं। इनको आप हाथ में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और पैरों में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो पहला अगर हम मर्म लेते हैं तो तल हृदय मर्म होता है। तल हृदय मर्म को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि पैरों में तल हृदय मर्म का है, तो आप पैर को जब हम प्रॉपर पैर की एनाटॉमी देखेंगे तो हम अगर उनको वर्टिकली हम उसको आधा डिवाइड करेंगे और हॉरिजॉन्टली आधा डिवाइड करेंगे तो जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का जो मिड पॉइंट आएगा उस पॉइंट को आप तल हृदय मर्म कहते हैं, ठीक है। और ये आधा अंगुल का होता है। इस मर्म को क्या करना होता है, इस मर्म के ऊपर आपको तेल लेके और उसको सर्कुलरली आप जैसे आप उंगली से भी कर सकते हैं, आप अंगूठे से भी कर सकते हैं, उसमें आपको स्लाइट प्रेशर देके सर्कुलरली आपको उसे मूवमेंट्स करने हैं। और कब तक करने हैं, जब तक कि पेशेंट को ये ना लगे कि बस अब मुझे ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा लग रहा है, या बस आपको पेशेंट, लेकिन इस मर्म थेरेपी पे आपको हमेशा पेशेंट से बात करते रहना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा। बिकॉज मर्म जब हमें भी हम मर्म को मैनिपुलेट करते हैं तो क्योंकि मर्म ऐसी जगह होती है जहाँ पे ना जैसे चोट भी लग सकती है, तो हमें सिर्फ उनको स्टिमुलेट करना है, हमें उनको हार्म नहीं करना है। सो इट शुड बी लाइक कि आपको बस उनको थोड़ा थोड़ा ही प्रेशर करना है, जैसे ना, या जैसे आपको टिक टिक करते हैं पेन का जो पीछे वाला एरिया होता है, जैसे अपन टिक 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 जैसे होता है उतना ही अपन को करना है, उसको बहुत डीपली नहीं टच करना है। सो इट शुड बी स्लाइट विद स्लाइट प्रेशर, और प्रेशर भी इतना कि पेशेंट को मतलब दर्द महसूस ना हो, बहुत ज्यादा दर्द ना हो, बस उसको आके हाँ टच हो रहा है। इट शुड बी डीप बट नॉट लाइक बहुत फोर्सफुल प्रेशर नहीं होना चाहिए इसके अंदर। नेक्स्ट मर्म आ जाता है हमारा कोर्टिसल मर्म आ जाता है। सो ये आपके बेस की तरफ होता है, एंकल जॉइंट के बिल्कुल नीचे की तरफ होगा, ठीक है। ये आपके जो पूरा फुट है उसके मसल्स को और बॉडी प्रोस्चर्स के लिए ठीक रहता है। तो यहाँ पे इसको सेम विद थोड़ा ये एक अंगुल होता है, तो एक अंगुल करने के लिए आपको 2 फिंगर्स जो होती है उससे आपको मूवमेंट्स करने होते हैं, राउंड राउंड सर्कुलर मूवमेंट्स विद अ स्लाइट प्रेशर आपको देना पड़ेगा क्योंकि इसका साइज बड़ा है। नेक्स्ट मर्म आ जाता है आपका कोर्टिसल मर्म, ठीक है। ये सेंटर में आ जाता है आपका, सेंटर में, ठीक है। और ये शिप्र मर्म के पीछे की तरफ है, 2 मर्म है ये। इसके अंदर आपको, इसमें भी आपको स्लाइड प्रेशर की तरह सर्कुलर देना होगा विद अ सिंगल फिंगर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका शिप्र मर्म आ जाता है। शिप्र मर्म में क्या होता है, ये बिग टो और फर्स्ट टो के बीच में होता है, ठीक है। और इसके अंदर भी ये भी छोटा है, तो आप 1 फिंगर से सर्कुलर मोशंस देके आप इसको स्लाइट प्रेशर दे सकते हैं और देके ही इसका आपको अध्ययन करना है। सो बेसिकली हम ये मर्म से क्या होता है, ये मर्म चिकित्सा हम जब करते हैं तो वहाँ के जो आपके नर्व्स हैं, वेसल्स हैं, मस्कुलर टिश्यूज हैं, टेंडन्स हैं, इन सब के ऊपर रिलैक्सेशन होता है।
ठीक है। फिर एक आ जाता है आपका गुल्फ मर्म आ जाता है, जो फुट से ऊपर की तरफ होता है, एंकल जॉइंट के ऊपर होता है, ठीक है, एंकल जॉइंट के ऊपर। इसमें आपको अभ्यंग करके दोनों हाथ से ही करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ बिग जॉइंट, क्योंकि हमें दोनों ही हाथों से पूरा ही मैनिपुलेशंस करके गुल्फ, पूरी गुल्फ संधि को हमको करना है। और गुल्फ संधि में भी बैक ऑफ द पोर्शंस जो होता है उसको हमें ज्यादा उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। बेनिफिट्स क्या होते हैं इनसे आपको पूरे अपार्ट फ्रॉम आपके फुट के अलावा भी वर्टिब्रल कॉलम्स जो है, स्पाइनल कॉर्ड है या पेरिफेरल रीजन है, इन सब में भी आपको बेनिफिट्स मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे जिसको सेरेब्रल बच्चे होते हैं जिनको सेरेब्रल पैल्सीज होती है, उसमें भी ये आराम पड़ता है। और ये जैसे डायबिटिक पेशेंट होते हैं तो उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी न्यूरोपैथी चालू हो जाती है, या किसी ने जो कीमोज लिए होते हैं या रेडियोथेरेपी ली होती है, उनके अंदर क्या होता है, वो बोलते हैं कि हमारे पैरों के अंदर ना टिंगलिंग सेंसेशन हो रहे हैं बहुत, हमको कुछ भी कह दो ना, हमको आराम नहीं पड़ता है। या कई बार होता है ना, पेशेंट बोलता है मुझे, वो बोलते हैं आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम ना, सोते सोते नींद में भी ऐसा झटके से आते हैं, इस तरह से आता है। तो उस तरह की चीजों के अंदर ये मर्म थेरेपी है वो बहुत ज्यादा अच्छी बेनिफिट रहती है। और सियाटिका पेन भी होता है पेशेंट्स को, एक्चुअली सियाटिका इज ऑल्सो रीजन फॉर हील पेन, लेकिन इसमें क्या होता है कि सियाटिका पूरी नर्व में भी हो सकती है, वो ऊपर से लेके नीचे भी आ सकता है, तो ये एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी हो सकता है। तो बेसिकली लेकिन ये जो पादाभ्यंग है, इनसे इन चीजों में भी आराम पड़ता है। फिर एक हमारा जो प्रोसीजर हम यहाँ लेते हैं, अग्निकर्म लेते हैं। सो अग्निकर्म से क्या होता है, अग्निकर्म से भी पेशेंट्स को जो है बेनिफिट मिलता है। सो यहाँ पे आप जब आप पिक्चर देख रहे हैं कि आपको ये डॉट्स डॉट्स दिख रहे होंगे। अब अग्निकर्म हम करते कैसे हैं, तो अग्निकर्म करने के हमारे दो तरीके हैं, ठीक है। एक तरीके में क्या होता है कि हम पंच लोह की शलाका जो होती है, जो इजीली मिल जाती है, आपको कहीं से भी मिल जाएगी, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, वो आप पंचलौह की शलाका है, उसको आप हीट कीजिए। हीट करके आपको पिन पॉइंट्स में इस तरह से हील वाले पूरे रीजन में भी आप कर सकते हो। आप ये जो पेरिफेरी से लेके हील का जो सी शेप है स्ट्रक्चर, आप उसमें भी पूरा कर सकते हो, ठीक है। आपको जैसे अगर आपको अभी एक्सपर्टीज नहीं है कि भाई हमें श्योरिटी नहीं है, हमारा पेशेंट जो है वो हमें नहीं कोऑपरेट करेगा, अगर आपको इस तरह का डाउट है तो आप सिंपली कर सकते हो कि आप डायरेक्टली पेशेंट को डायरेक्ट वहां पे इम्पैक्ट मत कीजिए। आप कोई भी मोटा पत्ता ले लीजिए, जैसे हम हमारे पंचम डिपार्टमेंट के अंदर अर्क पत्र मंगवाते हैं पेशेंट से, तो अर्क पत्र पहले रखते हैं, पहले पेशेंट के पैरों के ऊपर आप अभ्यंग कर लीजिए, या फिर आप पत्ते का जो साइड जो हम उसके पैर की तरफ होगा, हम उसके ऊपर अभ्यंग कर, उसके ऊपर तेल लगा लेते हैं, कोई भी मेडिकेटेड ऑयल, जैसे हमारा दशमूल यूज होता है, हम दशमूल ऑयल लगा लेते हैं। उसके बाद वो जो पेशेंट के पैर के ऊपर पत्ता रख देते हैं, फिर जो लौह शलाका है उसको पत्ते के ऊपर हम उसे अग्निकर्म करते हैं। सो वहां पे डायरेक्ट बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आता है, बट उससे काफी अच्छा रिलीफ मिल जाता है पेशेंट को। इस तरह के आप कर सकते हैं। दूसरा हमारा मेथड क्या है कि हम कॉटन लेते हैं, कॉटन स्वॉब्स लेते हैं, उसको स्पिरिट में डुबा देते हैं, ठीक है, स्पिरिट में डुबा के, और सेम मेथड हम जो अर्क पत्र है, अर्क पत्र को रखते हैं आपके पेशेंट के पैर के ऊपर, जिसके ऊपर ऑयल लगा हुआ है उसके ऊपर रखते हैं, और वो जो स्पिरिट वाला जो है उसको हम जला देते हैं, और फिर पूरे ही पत्ते के ऊपर जो हील के ऊपर है उसके ऊपर वो जलता है, जो स्वॉब है वो हम उसके फिराते हैं, पत्ते के ऊपर टच होता है, बट पत्ते के अंदर से जो है पेशेंट को बिल्कुल की बॉडी टच नहीं होती, लेकिन उसको जो आराम से उसका अग्निकर्म का बेनिफिट है वो मिल जाता है। तो इस तरीके से हम एक अग्निकर्म भी पेशेंट को करते हैं। सो अब ये होता है कि अब आप को एक कि इसकी रेपिटेशन हम कैसे करें। सो रक्तमोक्षण और अग्निकर्म की हम वीकली सिटिंग कर सकते हैं, ट्वाइस अ वीक सिटिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई आपने एक ही दिन अग्निकर्म किया और ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता। एक ही दिन रक्तमोक्षण किया, ऐसा नहीं होगा कि ठीक होगा, बट इसको धीरे धीरे रिलीफ मिलेगा, सब्सटेंशियली भाई एक सिटिंग में मिलेगा, दो मिलेगा। सो आप अग्निकर्म जो है वो ट्वाइस अ वीक भी आप कर सकते हो, ठीक है। और आप रक्तमोक्षण है वो वीकली भी कर सकते हो, या 15 डेज भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। लेकिन जैसे जब हम पत्ते वाला करते हैं, तो जो पत्ते वाला अग्निकर्म है वो आप
7 डेज कंटिन्यूएशन भी कर सकते हो। उसमें क्या है कि पेशेंट को कोई हार्म नहीं हो रहा, डायरेक्ट स्किन के ऊपर कुछ जल नहीं रहा है। ऐसे ही शलाका वाला आप लोगे तो शलाका भी उसके ऊपर कोई निशान नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो वो आप डेली भी कर सकते हो अप टू 7 डेज, उसमें कोई नुकसान नहीं होता है। नाउ देयर आर सर्टेन, नेक्स्ट स्लाइड मैम, यहाँ पे कुछ हमने कुछ आपको एक असिस्टिव डिवाइसेस वगैरह बता रखे हैं कि चलो एक बार तो उसको आराम पड़ गया, लेकिन जैसे धीरे धीरे जब हीलिंग हो रही होती है तो हम उनको थोड़ा सा एक एडवाइस भी कर सकते हैं कि आप इस तरह की चीजें भी यूज कीजिए ताकि आपको थोड़ा आपको पेन में रिलीफ मिल जाए। तो इस तरह के जो होते हैं ये हील कप सिलिकॉन से मिलते हैं, कुछ आपको ये अब्जॉर्बेंट की तरह कुशन्स भी मिल जाएंगे जो पेशेंट को आप कह सकते हैं कि आप अपने इसे शूज में रख लीजिए और शूज में रख के आप शूज को पहनिए तो आपके जो बरसा के ऊपर है या आपका स्पर है, जो आपका स्पर फॉर्मेशन हो रहा है उसमें भी आराम पड़ेगा। तो इस तरह से आप उनको रिलीफ दे सकते हैं। अब जब हम हील की पूरी बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक और कारण होता है जिसके कारण से हील में पेन हो सकता है, अगर हील में कॉर्न हो तो, ठीक है। सो कॉर्न की क्या होता है कि पेशेंट्स जो होते हैं वो कॉर्न्स जाके निकलवाए आते हैं, ठीक है, लेकिन वो बोलते हैं हमें बारी बारी रिलैक्स हो रहा है, अब एक बार तो हमने जलवा लिया या कॉटराइजेशन करा लिया या हमने ऑपरेट करके कटवा लिया, ऐसा होता है, लेकिन एक बार बार हो रहा है तो हम उस पेशेंट को क्या बोलते हैं कि ठीक है आपने अपना कटवा लिया है और आपको दोबारा हो रहा है तो एक बार आप इसे हटवा लीजिए। फिर हम उनको बोलते हैं कि आप एक काम कीजिए, हम पेशेंट को बोलते हैं कि विनेगर लीजिए, विनेगर के अंदर आप ये एलोवेरा का जेल है, हल्दी है, ये लेके आप उसको मसाज कीजिए उसकी। तो मसाज करने से वो जो कैलोसिटीज जो होती है वो छूटने लगती है धीरे धीरे। फिर वो उसको आप लेप लगा के रख लिया, फिर पेशेंट को हम बोलते हैं इसे थोड़ा थोड़ा जब आप घर पे रहते हैं सुबह के वक्त या शाम के वक्त जब आपको पैर में धोना हो तो थोड़ी देर 15-20 मिनट वाला लेप लगा के रखिए। फिर उसके बाद थोड़ा जो प्यूबिक स्टोन होता है प्यूबिक स्टोन से उसको घिसिए तो कैलोसिटीज जो है वो अपने आप ही घिस के छोटी छोटी और होती जाती है। और इस तरह के ट्रीटमेंट से जलाने से क्या है कि एक बार तो हटा देते हैं लेकिन वो कॉज हमेशा परसिस्टेंट ही रहता है। तो हम जब ये लेप लगाते हैं उससे कटवाते हैं तो बाकी जो एरिया जो होता है उसके ऊपर इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है, कैलोसिटी डेवलप नहीं होती। सो इन द एंड मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि हर पेशेंट को आप ये बात को बहुत समझाइए क्योंकि हम जो है वो एक डायबिटिक नेशन है, हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, तो पैरों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है, स्पेशली ओल्ड एज वाले। किसी भी अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो बहुत ज्यादा इससे जो है आपके नुकसान हो सकता है, गैंग्रीन फॉर्म हो सकता है। सो देयर इज अ रिक्वेस्ट कि मैं विनेगर वाला लेप फिर से बताऊं तो विनेगर लेना है आपको, एलोवेरा लेना है, हल्दी लेनी है, इसको पेशेंट को लेप लगवाना है आपको, ठीक है। और ये एवरी डे ही होगा क्योंकि वो कैलोसिटी तभी सॉफ्टन होगी और उसको सॉफ्टन करने के लिए रखना है, फिर प्यूबिक स्टोन से उसको घिसवाना है। सो आई थिंक थैंक यू वेरी मच। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो प्लीज मुझे बताइए, मैं जितना आपकी हेल्प कर सकूंगी उतना अच्छा। यस डॉक्टर पूजा गोयल। जी मैम बताइए। यस और बहुत सारे लेप होते हैं लोकल एप्लीकेशन के लिए पैरों के अंदर, जैसे अगर आपका हम जो यूज करते हैं यहाँ पे हरित की चूर्ण ले लेते हैं हम लोग, और कोई भी क्षार यूज कर लेते हैं, जैसे स्फटिक क्षार ले लेते हैं या टंकन भस्म ले लेते हैं, तो हम वो भी पेशेंट से या एक साथ में हम नागराग्नि भी मिला देते हैं। नागराग्नि मिलाने का ये बेनिफिट होता है कि उसके अंदर पेन कम करने का भी होता है और उसे हम दो तरीके से करवाते हैं, या तो हम उसको उससे बोलते हैं कि आप पानी में मिला के लगा लीजिए, या फिर उसे बोलते हैं कि आप थोड़ा सा घी लीजिए, जैसे हम दशांग लेप लगाते हैं वैसे हम बोलते हैं कि आप थोड़ा सा घी लीजिए, घी लेके आपको इस पाउडर को थोड़ा सा भून के हल्का सा पानी डाल के फिर इसे सुहाता सुहाता लगाइए। तो इस तरीके से हम दो तरीके से लगाने को पेशेंट को बोल सकते हैं। ओके नेक्स्ट अग्निकरण। ओके अग्निकरण को अगर यहीं एनआईए में हो तो आप आ सकते हैं हमारे यहाँ पे, और वहाँ पे डॉक्टर पूजा है, डॉक्टर पूजा से आप सीख सकते हैं।
सो एनी टाइम हमारे यहाँ होते रहते हैं, फ्रीक्वेंटली मंडेज को होते हैं, कभी थर्सडेज को होते हैं, तो वहां पे आप आ सकते हैं, आपको मतलब हम प्रैक्टिकली करके दिखा सकते हैं अग्नि कर्म। गुगलू प्रिपरेशंस इन वेरियस टाइप ऑफ कंडीशन। देखिए गुगलू ना बहुत तरीके से होते हैं, लाइक त्रिफला गुगल होता है, ठीक है, पुनर्नवादी गुगल होता है, आपका त्रयोदशान गुगल होता है, आपका योगराज गूगल होता है। तो हर तरह का गूगल होता है, बट उन सबके स्पेसिफिक काम होते हैं। मतलब हम कुछ भी ब्लाइंडली नहीं देना चाहिए। केशव गूगल का अलग काम होता है, जो शास्त्र में लिखा है ना कि केशव गूगल जो है वातरक्त में देना है, ठीक है। तो अभी वातरक्त में देना है तो हम उसमें और क्या क्या दे सकते हैं कि चलो जिससे यूरिक एसिड इंक्रीज है आप उसमें दे सकते हो, ठीक है। आपको कोई वैस्कुलाइटिस जैसी कोई प्रॉब्लम हो, प्यूबिक स्टोन, ठीक है, दैट इज वहां पे आप दे सकते हो। फिर आपका आपके जो जिसे हम केशव गूगल को देते हैं कि स्किन की कोई इश्यूज है, लाइक व्यंग होता है या ये एक्नेस वगैरह होते हैं, तो वहां हम केशव गूगल देते हैं। त्रयोदशान गूगल, लाक्षादी गूगल ये बोन में काम करेगा, जबकि योगराज गूगल है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में काम करेगा। त्रिफला गूगल जो है वो आपके जैसे हमने इस कंडीशन में बताया ऑस्टियोमाइलाइटिस है, तो ऑस्टियोमाइलाइटिस के अंदर त्रिफला गूगल काम करेगा। सो पुनर्नवादी गूगल जो होता है ये इसका रिजुनेटिंग एक्शन भी होता है। एक्चुअली पुनर्नवा इज अ वेरी गुड ड्रग, मतलब ये शोधहर भी है, ये स्रोतोशोधक भी है, तो बहुत अच्छी ड्रग है, आप इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इन्फ्लेमेशन वाली कंडीशन। तो इन्फ्लेमेशन वाली कंडीशन में आप इन्फ्लेमेशन आपका कहाँ का है, जैसे अगर इन्फ्लेमेशन आपका जैसे किडनी के अंदर इन्फेक्शन है या आपका यूरिनरी स्टोन्स का दिक्कत है, तो वहाँ पे आप गोक्षुरादि गूगल यूज कीजिए। इन्फ्लेमेशन की साइट होती है, ठीक है, आपको कौन सी साइट का इन्फ्लेमेशन है वो भी आपको देखना पड़ता है, मतलब स्थान भी आपको पता होना चाहिए, दोष भी पता होने चाहिए, हमको किस स्थान की चिकित्सा करनी है, किस दोष की चिकित्सा करनी है, इसके हिसाब से आप गुगलू को यूज कर सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चंस? हाँ मैडम, हेलो जी बताइए सर। मैं ये कह रहा था, आपने ये अर्क पत्र वाला जो अग्निकर्म बताया है, जी जी उसको दोबारा रिपीट करेंगे एक बार? जी डेफिनेटली। पेशेंट से हम अर्क पत्र मंगवाते हैं, ठीक है। अर्क पत्र जो होता है वो मोटा होता है, ठीक है, और उसमें क्या होता है, ये हमारे जितने भी डेजर्ट वाले जो पत्ते होते हैं उनकी खासियत क्या होती है, उनकी खासियत होती है वाटर को रिटेन करते हैं, ठीक है। तो वाटर को वो मतलब फ्लैशी होता है, तो जब कोई भी चीज फ्लैशी होगी तो उसके अंदर आपको मोटा होगा, मतलब थिक होगा ना, तो जब हम उसके ऊपर अग्निकर्म करेंगे तो वो हीट को तो देगा, पर उसके अंदर आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड हो गया एक तरीके से। यस, इनडायरेक्ट मेथड होगा, मतलब हम बचाते हैं कि भाई गर्माहट तो पहुंचेगी उसको, लेकिन वो उस पे आपके पेशेंट को इंजरी नहीं होगी किसी तरह की, क्योंकि आप अभी जब भी आप ट्राई करेंगे तो आप न्यू होंगे ना, आपकी इतनी एक्सपर्टीज नहीं, हम कर रहे हैं, तो हम तो अभी तक डायरेक्ट ही करते हैं जो भी। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पेशेंट को अर्क पत्र मंगवा लेते हैं, तो अर्क का भी बेनिफिट हो जाता है और वो उससे हम डायरेक्ट जला के स्वैब से हम डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। वो एक बार रिपीट करें, स्वैब से कैसे जला के करते हैं? स्पिरिट, एक स्वैब लेते हैं, उसके अंदर स्पिरिट डालते हैं, स्पिरिट के अंदर भिगो लेते हैं, फिर आप उसके फॉसेट से पकड़ के उसको जला दीजिए, ठीक है। लाके उसके ऊपर आप लगा दीजिए पत्ते के ऊपर, बिल्कुल बॉडी पार्ट पे नहीं होगा। आप प्रैक्टिकली देखना चाहें तो आप आ सकते हैं पंचकर्मा में, मतलब होते रहते हैं इस तरह के हमारे कर्म। ओके, थैंक यू। डायबिटीज में कर्म कर सकते हैं, डायबिटीज के लिए अग्निकर्म नहीं होता, पर डायबिटिक पेशेंट के अंदर अगर जरूरत हो तो कर सकते हैं, मतलब डायबिटीज ठीक नहीं होगी अग्निकर्म से। So it is like nothing like अग्निकर्म is not related to diabetes, but अगर डायबिटिक पेशेंट को कोई जैसे आपके पैरों में कोई इश्यूज हैं लाइक प्लांटर फासाइटिस वगैरह है तो कर सकते हैं। It is nothing like ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं किया जा सकता। मैम आपने जो लेप बताया है वो हम किलाइड में भी यूज कर सकते हैं क्या? क्या चीज में? किलाइड में जैसे देखो किलॉइड इज लाइक, हाँ आप उसे सॉफ्टन करने के लिए यूज कर सकते हो, बट किलॉइड की बिल्कुल ही मतलब डिफरेंट ही हो जाता है वो, बस किलॉइड कभी इस तरह से ठीक नहीं होता है। बट हाँ उसका जो प्राइस है वो, आई हैव ट्रीटेड फ्यू पेशेंट, बहुत ज्यादा नहीं ट्रीट किए,
ये 5-6 पेशेंट मैंने ट्रीट किए होंगे, तो हमने जो पेशेंट का किलॉइड का साइज जो बढ़ रहा था ना, उसका जो एक्सटेंशन एरिया बढ़ रहा था, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके अंदर बर्निंग वगैरह कम करने के लिए वी हैड यूज केशो गूगल इन दैट। पर ये वाला ट्राई नहीं किया, सच्ची बोले कि ये मैंने कभी किसी पेशेंट के ऊपर ट्राई नहीं किया ये। ओके, बहुत अच्छा सर, थैंक यू। हेलो मैम। जी सर। जी मैम, जो आपने जो लोकल ट्रीटमेंट बताया है वो क्या हम जो नी में अगर पेन हो रहा है तो उसमें दे सकते हैं? देखो ये जो ट्रीटमेंट होता है ना, लेप वगैरह जो होते हैं, ये हम शोथ हटाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पेशेंट को अगर वहां पे इन्फ्लेम्ड है या स्वेलिंग बहुत ज्यादा है, तब आप उसको करिए। पर ये पेन एज सच अगर आपको हटाना है तो आपको दूसरे लेप लगाने चाहिए। एक बहुत देसी लेप मैं आपको बताती हूँ जो वी फ्रीक्वेंटली यूज। हम ये जो पेन होता है ना, टेंडन वाला पेन होता है, उसके अंदर हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। हम बोलते हैं कि पेशेंट को पहले सरसों का तेल लो, कढ़ाई के अंदर गरम करो, उसके अंदर आप गुड़ डालो, ठीक है। और वो खाने वाला चूना होता है, छोटी सी वो मिलती है ना, छोटी छोटी सी स्टिक से मिलते हैं जी वो। सर। हाँ, वो एक चूने का वो डलवा देते हैं, लाल मिर्च डलवा देते हैं, ठीक है। और इसका एक लेप बनता है, ठीक है। वो जब लेप सुहाता सा हो जाए ना, मतलब पेशेंट टॉलरेट कर सके, तब वो लेप लगा के रख दो, ठीक है। लेप लगा के उसको बांधो, पट्टी से बांधो, और सुबह बांधो और शाम को खोल दो। तो इट इज एक्सीलेंट पेन रिलीफ करने वाला है वो। ओके मैम, जैसे वो अपन पोटली वाला कॉन्सेप्ट वो नहीं लगा सकते? आप वैसे पोटली बनाना चाहते हो? एक्चुअली पोटली हम ऐसे नहीं करते, मतलब वी डोंट ट्राई दिस। हमने पोटली वाला कुछ किया नहीं है। बट एक्चुअली कोई टेंडन इंजरी हो, या जैसे हमारे अभी रिसेंटली कुछ केसेस चल रहे हैं जिसके अंदर बिल्कुल ही आपका जो आपके बिल्कुल ही मेनिस्कल टियर हुआ है जहाँ पे, तो वहां पे वी आर यूजिंग गंध तेल कैप्सूल, ओरल देते हैं हम उनको। और बाकी जो हम ऑस्टियोआर्थराइटिस का नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है, योगराज जुगुल है, दशमूल क्वाथ है, अश्वगंधा है, शतावरी है, चोपचिनी आदि है, ये हम यूज करते हैं। बट अगर हम घुटने की बात ही कर रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम घुगलू सेम रखते हैं, काढ़ा थोड़ा बदलते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स कंडीशन, लेकिन हम जो चून है उसमें हम वेरिएशंस करते हैं। चून में वेरिएशंस हम तब करते हैं जब हम पेशेंट को देखते हैं। अभी पेशेंट अगर ओबेस आएगा तो कई बार क्या होता है कि गेटिंग हैवी वेट, मतलब जो ओबेस पेशेंट है उसका वेट ही उसका कारण होता है घुटने में दर्द होने का, ठीक है। सो हम वहाँ पे अश्वगंधा यूज नहीं करते, हम वहाँ पे विडंग चूर्ण यूज करते हैं। सो ये थोड़ी सी हम वेरिएशंस पेशेंट को देख के बनाते हैं। फिर कौन सा आपको कैल्शियम कंपाउंड कौन सा यूज करना है, हम मुक्ता शुक्ति यूज करेंगे, शंखभस्म में यूज करेंगे, ये पेशेंट का कंडीशंस को देख के बताते हैं। कई बार हम गोक्षु चूर्ण भी यूज करते हैं। गोक्षु चूर्ण क्या होता है? गोक्षु चूर्ण, गोक्षुरादि गूगल, दीज आर एक्सीलेंट फॉर शोथ। मतलब ये वाटर रिटेंशन जहाँ होता है, शोथ है, आपको जब ऐसा फील हो कि भाई कुछ बाउंसी सा है, जब आप टच करते हैं ना, उसको पैल्पेट करते हैं, तो आपको लगता है ना कुछ ऐसा हिल रहा है, ऐसे बाउंसी सी फीलिंग होती है घुटने के अंदर में, किसी भी जॉइंट पे आपको होगा, तो वहां पे आप लेप लगा सकते हो और ऊपर से आप गोक्षु दे सकते हो। एंड इनफैक्ट जहाँ पे ये वाटर ज्यादा होता है जिस शोथ के अंदर, वहाँ पे आप हरितकी लगाइए, बहुत अच्छा है। इनफैक्ट एक बार मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था कि उनके पास एक पेशेंट आया, उसको प्लूरूसी थी, छोटा बच्चा था, तो उन्होंने सिर्फ हरितकी और विद दिस कंकड़ का लेप लगा के उसको हील किया था। सो इट इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव। मतलब आप सब कुछ पढ़िए, लेकिन आप अपना युक्ति लगाइए। मतलब शास्त्र में जो है जहां से मिल जाए ना आप ले लीजिए और युक्ति लगाइएगा। और पेशेंट को ना एज अ होल देखिए, सिर्फ घुटने की बीमारी सिर्फ घुटने के कारण नहीं हो सकती, ठीक है। तो आप पूरे पेशेंट को देखिए और चिकित्सा पूरे पेशेंट की कीजिए। कई बार होता है ना, पेशेंट हमारे पास आता है कि मुझे सिर्फ घुटने में दर्द है, मुझे घुटने में ठीक कर दो। ऐसा नहीं होता, बिकॉज आप उसका पूरा देखिए ना, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी विकृति क्या है, उसका आहार विहार सब कुछ, उसका आप कोष्ठ देखिए, कोष्ठ शुद्धि कैसी हो रही है, कहीं यूरिनेशन में तो प्रॉब्लम नहीं आ रही। पेशेंट बोलता है मुझे कमर में दर्द है, लेकिन हो सकता है उसे रीनल स्टोन्स हो, तो आप योगराज गूगल दोगे फिर या गोक्षुरादि गूगल दोगे। दिस इज लाइक, ये आपको पकड़ना चाहिए, आपको पकड़ में आना चाहिए। एंड सिंपली पता है, मेडिकल साइंस बहुत इजी है अगर आप इसको अच्छे से सिद्धांत समझ में आए तो आपको बस
पकड़ना आना चाहिए कि व्याधि एक बार आप पकड़ना सीख जाओगे ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपको आप पकड़ो ना कि डायग्नोसिस बना अपना प्रॉपर। डायग्नोसिस आपने प्रॉपर बना लिया और आपने थोड़ा सा ब्रेन लगा के मेडिसिन दे दी, तो आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, सारी बीमारियां ठीक होती है। इवन वी हैव क्योर्ड मेनी डिजीजेस जो शायद हमें भी नहीं मालूम था कि हम ठीक कर सकते हैं, यू नो, जब बिल्कुल ओके मैम, थैंक यू। हेलो मैम। जी हाँ जी, गुड इवनिंग मैम, थैंक यू फॉर वेरी इंफॉर्मेटिव लेक्चर। मैम एक चीज पूछना था मैम, जो आपने सरसों का तेल का बताया, जी उसमें मैम जो गुड़ है वो पिघला के डालना है? अब वो अपने आप ही पिघल जाएगा बच्चे। जब गरम तेल होगा ना, कढ़ाई में गरम तेल होगा, थोड़ा डालोगे अपने आप पिघलेगा। मैम एक बार काइंडली ये लेप रिपीट कर दे कि सरसों का तेल गुड़ से चूरना गरम करना है कढ़ाई के अंदर, उसमें आपको, और ये इसकी क्वांटिटी आप देख लीजिए आपको कितना लगाना है। लाइक 2 घुटनों में लगाना है तो दो डली लीजिएगा ना, जैसे एक मुट्ठी में आ जाए उतनी एक डली, और 2 घुटनों में लगाना है तो 2 डली लेनी है आपको, उतना ही वो पिघले उसके अंदर। ठीक है, ये आपने ले लिया। और वो जो ट्यूब छूने वाली ट्यूब किसी भी पान वाले के यहाँ मिल जाती है, 1 ट्यूब 1 घुटने के लिए, 2 ट्यूब 2 घुटने के लिए, 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच हल्दी। ठीक है, 1 घुटने के लिए ये कॉम्बिनेशन है। सरसों का तेल, 1 डली गुड़ की, 1 ट्यूब आपको चूल्हे की, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च। सिंपल थिंग अवेलेबल। ये मैम सिर्फ घुटने के लिए, ये हम हील पे भी अप्लाई कर सकते हैं या सिर्फ नी पे? आप एंकल पे लगा सकते हो, नी पे लगा सकते हो, कहीं पे भी जहाँ पे आपको टेंडन में दिक्कत है। ठीक है, पेन इन टेंडन, टेंडनाइटिस हो, टेंडन में इंजरी हो, वहां पे आपको ठीक रहता है। जी मैम, थैंक यू मैम। एक मैम लवन स्वेद जो करना है, जैसे उसमें लवन जो सेंधा नमक आपने बोला डली वाला लेना है, तो उसको क्या थोड़ा सा गर्म भी करना है या वैसे ही उसको पोटली में बारीक करना है? वो कढ़ाई में गर्म होगा, बालू और जो सेंधा लवन है दोनों वो कढ़ाई में गर्म होंगे। गर्म होने के बाद आप उसे पोटली बनाओ या उसको आप जैसे जो है ना बैग बनाओ आप उसका, तो वैसे आप बना के कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। हेलो मैम। जी मैम, ये अगर किसी को पूरे पैरों के तलवे में पेन होता हो खड़े रहने पर ज्यादा, तो क्या जी, उसको जी। ट्रीटमेंट कर सकते हैं इससे, या उसका अलग कुछ सोचेंगे? और क्या कर सकते हैं उसका? उसमें ऐसे ही सेम ट्रीटमेंट का विचार कर सकते हैं या फिर उसमें कुछ अलग करना पड़ेगा? पूरे पैर के अंदर है तो उसके पूरे पैर के अंदर, पैर के तलवे में, जो पूरे पैर के तलवे होते हैं ना, फिंगर भी जो पूरा नीचे का जी, पार्ट जी। है, उसमें ज्यादा देर तक ऐसे खड़े रहते हैं ना, तभी पेन होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो वो पेन क्यों होता है? एक बार अपन को बात सोचना पड़ेगा ना, पेन क्यों रहा है? क्या तो उसके आर्चेस में दिक्कत है, फ्लैट फुट है उसको, या उसके आर्चेस में इश्यूज है? अगर देखो तो उसको फ्लैट फुट है या उसके आर्चेस ऊपर है या नीचे है, बहुत हाई या लो है, तो आप कोई भी ट्रीटमेंट करोगे इट वोंट बी इफेक्टिव अनटिल आप उसका कंडीशन करेक्ट नहीं करोगे। तो उसके लिए क्या, जिसके आर्चेस में इश्यूज होता है उनके ऑर्थोस्टिक वो उनके डिवाइसेस आते हैं, मतलब ऐसे स्पेशल शूज बनते हैं जिसके अंदर उनके आर्चेस को करेक्शन करने के लिए तरीके होते हैं। सो वो आपका ये ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा, वहां तो उसका जो एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी है वहां पे ठीक कराना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज नॉट लाइक आपको कॉज पकड़ना होगा, ऐसे कोई भी हर ट्रीटमेंट हर चीज में नहीं काम होगा। अगर ट्रीटमेंट होने लायक होगा तभी काम होगा। ठीक है, सो आप पहले कॉज ढूंढिए कि उनका कॉज क्या है। इवन अगर उनको क्या कोई सॉफ्ट टिश्यू की कोई डिजीज तो नहीं है, कोई कनेक्टिव टिश्यू की डिजीज तो नहीं है, ये भी आपको पता करना पड़ेगा। हेलो, हाँ जी मैम। जी मैम बताइए। हेलो। जी जी मैम बताइए। हाँ जी मैम, आप टेनिस एल्बो के लिए कोई लेप बता सकती हैं? टेनिस एल्बो में ये गुड़ वाला चलेगा, ओके। बिकॉज ये भी टेनिस एल्बो भी टेंडन वाला एरिया है, द जॉइंट है, गुड़ वाला चल जाएगा इसके अंदर। तो मैम इसमें लेप के अलावा कोई और भी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, कोई और या फिर अग्निकरण वगैरह? ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ लेप से करा लो, आपको पूरे की पूरा ना, जैसे आप सोचो कि एक राक्षस है और राक्षस को आपको हर तरह से घेरना है, सो यू हैव टू गिव मेडिसिन ऑल्सो, खाने वाला दवाई भी देना पड़ेगा आपको। आपको उसमें
अगर आपको एक्सटर्नल ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा। एक्सटर्नल ट्रीटमेंट के भी वेरिएशंस होते हैं, ठीक है, कि आपको रोज करने वाला है, वीकली करने वाला है, ठीक है। हमको तो एक राक्षस को हर तरीके से मारना है, ठीक है, यानी कि अपन को तलवार से भी मारना है, उसको भाले से भी मारना है, आपको उसको धनुष बाण से भी मारना है। तो एक स्ट्रेटेजी काम नहीं करती। हमारा मोटिव है ठीक करना बीमारी को, और उसके लिए अपन को सब कुछ करना पड़ेगा, वो हम करेंगे, ठीक है। ओरल मेडिकेशन भी देंगे और आपको ये ट्रीटमेंट लेप भी करेंगे, आपको स्वेदन भी करेंगे। सो वॉट एवर इज नेसेसरी वो करेंगे। बेसिकली ये भी ना एपिकॉन्डिलाइटिस ही होता है, मीडियन एंड लैटरल, इसी के कारण से टेनिस एल्बो रहता है। तो इट इज लाइक सिमिलर, मोर ओवर सिमिलर ट्रीटमेंट ही होते हैं। जितने भी हम ऑस्टियो से रिलेटेड डिजीज होते हैं, इसके अंदर वात व्याधि मान के चलिए, हम लोग वात व्याधि ही कहते हैं इनको। तो उनमें हम गुगलू करते हैं, क्वाथ देते हैं। और अगर देखो आपको फास्ट रिलीफ चाहिए, तो मतलब मैं जनरली प्रेफर करती हूँ, अगर मुझे लगता है कि पेशेंट जो है वो अफोर्ड कर सकता है, तो मैं पेशेंट से पूछती जरूर हूँ कि भाई आपको पैसे की कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर पैसे की दिक्कत नहीं है तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड देम स्वर्ण का योग, ठीक है। बृहस्पति चिंतामणि बहुत अच्छा योग है, आप उसे यूज कर सकते हो। सेकेंड थिंग जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जब हम बात करते हैं इस तरह की, मतलब ऑस्टियो की बात करते हैं, हम बस्ती ट्रीटमेंट देते हैं। तो बस्ती ट्रीटमेंट में पेशेंट से ये पूछना जरूर पड़ती है आप वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो। बस्ती ट्रीटमेंट में अगर पेशेंट बोलता है मैं नॉन वेजिटेरियन लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड हिम कि भाई आप मास्टर्स पियो, ठीक है। बस्ती के टाइम में तो पीना ही है। और पेशेंट बोलता है कि मैं खा नहीं सकता हूँ, बाकी आप मेरे साथ कुछ भी कर लो, ठीक है, तो हम उनको मास्टर्स युक्त बस्ती जरूर देते हैं। सो दीज आर लाइक माय, मतलब मुझे मैं पेशेंट को हर चीज से पूछना चाहूंगी कि भाई मुझे तो चाहिए कि भाई पेशेंट की कंफर्ट लेवल के अंदर मैं जितना भी बेनिफिट उसे दे सकूं मैं देना चाहती हूँ। सो आप पूरा एक्सप्लोर कीजिए। और मेरा मांस रस बस्ती के अंदर बहुत मतलब अच्छा अनुभव है कि पेशेंट बहुत अच्छे रिलीफ पाते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ जनरली ना मुस्लिम पेशेंट्स आते हैं, तो दे आर क्वाइट कंफर्टेबल इन ऑल दीज थिंग्स। तो हम मज्जा डलवाते हैं, वसा डलवाते हैं। एक्चुअली अभी घुटने की जिन्होंने बात की थी ना, तो हम क्या बोलते हैं पेशेंट को कि आप ना चर्बी ले आओ, जो फ्रेश चर्बी होती है ना, बकरे का मांस का चर्बी होता है, वो चर्बी को बोलते हैं, आप चर्बी को थोड़ा सा लेके और घिसा करो, तो उससे भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस और नी जॉइंट के अंदर बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। So this is all like also very good thing. Anything else? गुड इवनिंग मैम। जो कैलकेनियस पर्स होता है तो उसमें जो अग्निकर्म करते हैं तो बहुत अच्छा है इसके लिए। तो उसमें मृत्तिका शलाका या लोह शलाका या पंचधातु कौन से शलाका से करना बेस्ट रहता है? एक्चुअली हमारे पास तो पंचधातु शलाका ही है, तो हम उसी से करते हैं। नहीं तो हमारे पास अगर वो भी नहीं मिलती ना कई बार, क्योंकि तो फिर हम स्वैप से कर देते हैं, स्पिरिट स्वैप से कर देते हैं। सो वी आर नॉट लाइक कि कौन सी से करनी है, हम इसमें ज्यादा जाते ही नहीं, जो मिल जाए जब मिल जाए उससे कर लेते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और बहुत सारे डॉक्टर्स ने अपने आप क्वेश्चन पूछ के उसको म्यूट किया है, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 डॉक्टर्स ने ध्यान नहीं रखा है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अपना प्रश्न पूछे के बाद अपना माइक म्यूट रखे, जिससे रिकॉर्डिंग अच्छी होती है और अभी भी सुनने में असुविधा नहीं होती और सारी बात ठीक से समझ में आती है। डॉक्टर श्वेता, आपने हैंड रेज किया है, आप कुछ पूछना चाहते हैं? डॉक्टर अंजना? जी मैडम, मेरे को पूछना है। हाँ, पूछ के फिर बेटा बंद करिए ना, म्यूट करिए। जी मैडम, ये पूछना चाह रही थी मैं कि कोष्ठक शीर्ष जो बीमारी है अपने जी तो उसमें ये जो आपने सरसों का तेल, चूना, गुड़ और लाल मिर्च का लेप बताया है, तो ये अपन उसमें लगा सकते हैं क्या? ट्राई करके देख लीजिए आप लोग। मैंने कभी कोष्ठक शीर्षक में लगाया नहीं है, बट यू नो हम कोष्ठक शीर्षक को हम मानते हैं कि ये इस तरह का घुटने की बीमारी है, बट इसमें मेनिस्कल टियर या मेनिस्कल रप्चर के बारे में हम जाते हैं, तो इसमें हमने लेप नहीं लगाया। बट आप एक ट्राई करके देख लो, मतलब नुकसान नहीं करेगा। अगर हो जाए तो प्लीज हमसे भी शेयर करना, बट आई हैव नॉट ट्राइड इन दैट। पर हमने ओरल ट्रीटमेंट में आपको बता सकती हूँ कि जो ओरल ट्रीटमेंट मैं देती हूँ कोष्ठक शीर्षक के अंदर,
हम वो देते हैं, आपका गुगलू देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्या जरूरत है। लेकिन अगर चॉइस, अगर कुछ और दिक्कत ना हो तो आई वुड गो फॉर योगराज उगल, ठीक है। काढ़े में दशमूल जाता है या पुनर्नवा अष्टक जाता है, दोनों में से आइदर जो पेशेंट के लिए अवेलेबल हो, ठीक है। अब आपको चूर्ण की बात की जाए तो वहां पे हम अश्वगंधा लेते हैं, गोक्षूर लेते हैं, पुनर्नवा मंडूर लेते हैं और मुक्ता शुक्ति भस्म, और पित्तांतक अगर जरूरी लगे तो इन चार पांच चीजों का हम कॉम्बिनेशन बना के आफ्टर मील्स में देते हैं। और अगर पेशेंट का पॉकेट अलाउ करता है तो हम एक स्वर्ण का योग डालते हैं, और रात को लेने के लिए हम एक अनुलोमन चूर्ण देते हैं। और अनुलोमन चूर्ण में आप एरन की ले सकते हैं। मतलब मुझे पसंद है अल्पतिकर चूर्ण, मंजिष्ठादी चूर्ण मुझे पसंद है। मतलब दीज आर माय प्रेफरेंस बिकॉज दे आर सेफ मेडिकेशंस। और इससे क्योंकि जनरली जो पेशेंट होते हैं कई बार ना हाइपरटेंसिव भी पेशेंट होते हैं, सो ये हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए अच्छा काम करता है। बट अगर पेशेंट अगर डायबिटिक है तो फिर आई वोंट गो फॉर दीस मंजिष्ठादी और अल्पतिकर, फिर हम तरणी कुसुमाकर के ऊपर जाते हैं, तो ऐसा ही लेते हैं। फिर हम लोग बस्ती देते हैं। बस्ती पहले हम अभ्यंग करा देंगे, स्वेदन करा देंगे। फिर कुछ पेशेंट्स जो होते हैं ना कि भाई रोज आ सकते हैं, तो हम उन्हें 14 डेज की बस्ती रूटीनली लगाने के लिए कहते हैं, मात्रा बस्ती। पेशेंट से अपना खाना मंगवाते हैं, क्लियरली उनको मेंशन करते हैं कि आप अपना खाना लेके आओगे, पहले मालिश करवाओगे, सिकाई करवाओगे, फिर आप खाना खाओगे, उसके बाद हम आपको बस्ती लगाएंगे, उसके बाद आधे घंटे आपको रुक के जाना है। हम पेशेंट को जैसे हमें लगता है कि भाई जरूरत है, एजेड पेशेंट है, उनको बोलते हैं कि भाई अपना अडल्ट डायपर भी लेके जाना, बिकॉज अगर दूर जाने वाला होगा तो हम उसको बोलते हैं अडल्ट डायपर लेके आना कि लीकेज ना होगी। कई बार होता है ना, इनिशियली जब हमें ये सब नहीं था, हमने स्टार्ट ही किया था, तो पेशेंट ना इसलिए भाग जाते थे, मैडम रास्ते में लीक हो जाता, हम तो एक कर्म नहीं करवाएंगे। सो हमने कुछ ना कुछ तरीके निकाले इस तरह का। लेकिन अगर पेशेंट बोलता है कि मैं रोज नहीं आ सकता, तो हम उसको एडवाइस करते हैं कि बाबा जी एक काम करो या माता जी एक काम करो, जब भी मुझे शनिवार तो दिखाने आओगी ना, तो पहले जाके आप अपना बस्ती करवाया ना, फिर आके मुझसे दवाई लिखवा जाना। सो वीकली वाले में भी बहुत अच्छा बेनिफिट होता है कि भाई पेशेंट तो 7-8 महीने दवाई लेगा, तो वो 7-8 महीने के अंदर हफ्ते में महीने में 4 से 5 बस्ती तो लगा ही लेता है, और इट इज वेरी गुड। मतलब इसमें भी कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। इनफैक्ट इसके अंदर पेशेंट का कंप्लायंस बहुत बढ़िया होता है, पेशेंट को रिलीफ भी मिलता है। So it is like you can frame any strategy to treat your patient, कैसे भी कर सकते हो आप। यही मतलब हम बेसिकली डालते हैं। और मैंने लेट वेट नहीं ट्राई किया इसके अंदर, बिकॉज कभी ऐसा जरूरत नहीं पड़ी, नहीं से ठीक हो जाता था। इन केस ये नहीं काम करते तो शायद ये ढूंढती मैं कोई चीज। ओके, थैंक यू। हाँ जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर जिज्ञासा, डायबिटीज में डायबिटिक पेशेंट में जो कैलस होते हैं तो उसमें हम कर सकते हैं अग्निकर्म? कर सकते हैं, इनडायरेक्ट वाला कीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। बट उसमें आपको ये देखिए ना, डायबिटिक वाले पेशेंट को आप ये बोलिए कि आदत डालिए, उनको आदत डालिए कि रोज उनको ना गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा आपका सेंधा नमक डाल के अच्छे से आपको डुबो के रखना है, वार्म वाटर के अंदर, नॉट टू हॉट, क्योंकि उनको सेंसेशंस भी कम होते हैं। आप डुबो के रखिए, इसके बाद उसको अच्छे से रगड़ के साफ करें वो, और साफ करने के बाद अश्वगंधा तेल लगाएं। अश्वगंधा तेल स्पेसिफिकली मैं इसलिए बताना चाहती हूँ आपको कि अश्वगंधा तेल इज लाइक जितनी भी न्यूरोपैथी होती है पेशेंट को होती है, मतलब जो 10 साल 15 साल जिनको डायबिटीज रही है ना, उनको पैरों में न्यूरोपैथी जरूरी आ जाती है, तो वो भी उसको कंट्रोल करने में आराम पड़ता है। बिकॉज एक बार न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है ना, बहुत मुश्किल होता है इनको दवाइयों से कंट्रोल करना, या आप ये थेरेपी पे जाना ही पड़ता है। एंड और ये भी मतलब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, भाई हो जाए तो हो जाए वाली बात है। मतलब मैक्सिमम पेशेंट को आप मान के चलिए कि भाई 60% ऑफ पेशेंट्स को थेरेपी के बाद भी, मतलब एक सिंगल थेरेपी से भी आराम नहीं पड़ता है, हमें उनके रिपीटेड कोर्स देने पड़ते हैं, 3 से 4 कोर्सेज देने ही पड़ते हैं, एंड इट इज ट्रबलसम। तो बेहतर है ना कि हम पहले ही पेशेंट को बता दें कि आप ऐसे ही करो ना, क्योंकि अल्टीमेटली व्हेन समवन इज डायबिटिक तो वो पता है कि जाना ही जाना है। सो इट इज लाइक दैट।
मतलब हम डायरेक्टली शलाका से नहीं कर सकते ना उस कैलस पे अग्निकर्म? हाँ, मतलब हम नहीं करते, हम जनरली हम ना 90% ऑफ केसेस में तो हम अर्घपत्र पे ही करते हैं, बिकॉज ना बहुत सारे बच्चे भी आते हैं हमारे पास जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम ही कर रहे होते हैं, बिकॉज वी आर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ना, तो हम उनको भी फ्री हैंड दे सकते हैं, मालूम है कि भाई कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमारे वी जस्ट हमने एक मैंडेट बना रखा है कि जो हमारे एमडी स्कॉलर्स हैं जो परफेक्ट हैं वो आराम से वो डायरेक्ट करते हैं, बाकी जो अनट्रेन्ड है 1 या 2 बार का है तो फॉर सेफर साइड तो हमने सबको एक बना रखा है कि भाई अर्घपत्र लगाओ, कुछ दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, वी डोंट वांट को कोई दिक्कत हो, तो एक थोड़ा सा। उज्ज्वला जी आप है ना बीच में मैंने आपको रिक्वेस्ट किया मगर आप बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं, है ना, गलत बात है बेटा, है ना, मैं बार बार आपका म्यूट कर रही हूँ, बीच में हाँ कहने की जरूरत नहीं है ना बच्चे। मैम मैं मतलब पूछना था इसलिए मैंने ऑन किया है। नहीं बच्चे हाँ जी करके आप बीच में, स्पीकर जवाब दे ही रहा है ना, तो फिर जब मैंने कहा डिस्टरबेंस होता है कि भाई बीच में बंद करिए आप, है ना, तो बंद ही होना चाहिए बेटा, है ना। डॉक्टर जिज्ञासा पालीवाल आपने हैंड रेस किया है, आपको कुछ पूछना है? यस मैम, गुड इवनिंग हाँ जी, मैम। फिर म्यूट करिए पूछ के, है ना। मेरा क्वेश्चन था कि जो अग्निकर्म है इसमें हील पेन में कैसे काम करता है, और सेकंड थिंग कि जैसे स्वेदन आपने बताया, तो तब ये सारे अगर हम ट्रीटमेंट किसी को बता रहे हैं तो उसका कोई डाइट प्लान भी होता है क्या? बेसिकली हम डाइट प्लान यहाँ पे ज्यादा नहीं करते, डाइट प्लान इज लाइक दीज आर द लोकल स्मॉल ट्रीटमेंट्स ना, मतलब एक लोकलाइज ट्रीटमेंट है, डाइट ये कहीं से भी डाइट को अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन एज अ जनरल रूल आपको जब भी कोई कर्म करोगे तो आप उनको बोलोगे कि भाई आपको हल्का डाइट लेना है और लिक्विड बेस्ड डाइट लेना है, बिकॉज जब भी आप स्वेदन वगैरह करते हो तो भाई स्वेदन थोड़ा सा भी होगा तो डिस्टर्बेंस तो होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, इट इज नॉट मेजर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, मतलब बहुत ज्यादा इसमें नहीं होगा, बट फिर भी एज अ रूल उसको थोड़ा सा लिक्विड डाइट पे अपन रखते हैं, क्योंकि हम उसको अनुलोमक चूर्ण भी देते ही है ना, तो अनुलोमक चूर्ण से भी थोड़ा उसका कोष्ठ शुद्धि नॉर्मल से ज्यादा ही होती है, तो लिक्विड बेस्ड डाइट हम बोलते ही हैं। और वैसे भी रक्त मोक्षण के अंदर और ये इसके अंदर ना आपको यवागु पान के लिए कहा ही गया है, तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट रिच होना चाहिए और वाटर बेस्ड डाइट ज्यादा बढ़ानी चाहिए, ठीक है, और मतलब जनरली अगर आपने डाइट की बात करी है तो माय प्रेफरेंस लाइक व्हाट, मतलब अभी मेरा जो एक्सपेरिमेंटेशन पीरियड चल रहा है, आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन यू नो माई सेल्फ और अपने पेशेंट सबसे, तो रिसेंटली व्हाट आई एम डूइंग लाइक अभी ये जो ना मिलेट्स ईयर चल रहा है, तो आई हैव स्टार्टेड एडिंग मिलेट्स इन द पेशेंट्स डाइट, ठीक है, मतलब उनको मैंने बोला कि मिलेट्स ऐड करो, तो जो मुझे कुछ पेशेंट्स के फीडबैक से ये बात समझ में आई है कि एक्सक्लूडिंग व्हीट एंड राइस फ्रॉम देयर डाइट, तो उसमें उनका इन्फ्लेमेटरी जो रिस्पॉन्सेस हैं थोड़े उनमें कम आए। आई एम नॉट लाइक मैं आपको क्लियर कट बता सकूं कि भाई क्या हुआ कैसे नहीं हुआ, पर जो पेशेंट अपना बताता है कि हाँ मुझे जैसे कुछ फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट्स थे तो उन्होंने बोला कि मेरा एनर्जी लेवल थोड़ा ठीक हो गया है एंड मुझे अब थोड़ा ज्यादा एनर्जेटिक फील होता है, मुझे वो थे ना कि मुझे भूख लगने, खाना खाने के बाद भी भूख नहीं लगती है, जैसे मुझे गेहूं की रोटी खाने के बाद मुझे खत्म ही नहीं होती थी भूख, मतलब 2 रोटी खा ली, 4 रोटी खा ली, 6 रोटी खा ली, मैंने 6 रोटी खा के बंद कर लिया कि भाई मैंने 6 रोटी खा ली इसलिए, बट मुझे फिर भी भूख ही लग रही है। सो इमेजिन पेशेंट इज सेइंग कि मुझे 6 रोटी खाने के बाद भी मुझे भूख लग रही है, एंड जब हमने उनको शिफ्ट किया तो हमने आई हैव वेरी सिंपल, अभी मैंने जो पेशेंट को अभी प्रिस्क्राइब करना चालू किया है कि आप 5-6 तरह के आधा किलो आटे लो और उनको रेशियो ऐसे बनाओ कि आप 1 तो मिलेट हो, मतलब 1 कटोरी मिलेट हो, 1 कटोरी आपका प्रोटीन वाला, जैसे आप सोया पाउडर, सोया का आटा ले लीजिए या बेसन का आटा ले लीजिए, या आप जो दूसरी दालें होती है मसूर का आटा ले लीजिए या आपका मूंग का आटा ले लीजिए, ऐसा ले लीजिए, और मतलब 1 आपका प्रोटीन वाला हो जाएगा, 1 आपका मिलेट हो जाएगा, और 1 पार्ट जो है आप गेहूं का आटा लीजिए, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन, और रोज अपना आटा बदलिए ना, आप एक अन्न क्यों खा रहे हो, एक रस क्यों खा रहे हो, एक दिन आप रागी लो, वो जो 1 वाला है, एक दिन आप रागी का लो, एक दिन आप जौ का लो, एक दिन ज्वार का लो,
एक दिन आप बाजरा का लो, एक दिन आप मक्के का लो, इस तरह के जो हमने वेरिएशंस डाले हैं। लाइक अब मुझे समझ में आता है कि हम अपनी जिंदगी भर में एक ही रस का आहार खा रहे थे, क्योंकि हम जब से बॉर्न हुए हैं तब से हम गेहूं की रोटी ही खा रहे हैं, हम खाने में चावल ही खा रहे हैं, सेम ही। सो अब ये समझ में आता है, आप चावल की वेरिएशंस में मैंने लोगों में जैसे हाफ एंड हाफ, लाइक आधा कटोरी आपने कुनोला समझते हैं वो डाला है, आधा चावल डाला है, या आधा कटोरी आपने जिस सवा का चावल होता है जो व्रत में खाते हैं वो डाला है, और आधा चावल खाया है। तो इस तरह से वेरिएशंस बनाने चालू किए हैं। पेशेंट्स की डाइट के अंदर डिफरेंट वेजिटेबल्स ही डालने चालू किए। लाइक यहाँ पे ना बहुत से लोग देसी लोग हैं, लेकिन बहुत सी जो होती है ना मिलती है, सब्जियां मिलती है, लेकिन हम बहुत सिलेक्टिव होते हैं सब्जी के लिए। लाइक सिर्फ हम कुछ ही खाते हैं, गोभी खाते हैं, लौकी खा लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, बट देयर आर लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स जो हम नहीं खा रहे। लाइक एक बंगाली पालक आता है मार्केट के अंदर, रेड पालक आता है, और ये बारिश के टाइम को छोड़ दीजिए बिकॉज बारिश में बहुत ज्यादा साग नहीं खाना चाहिए, बट ककोड़ा आता है, चिचिड़ा आता है, देयर आर लॉट ऑफ वैरायटीज ऑफ वेजिटेबल्स इन द मार्केट जो अवेलेबल है, ठीक है, पर हम वो खाते नहीं है। सो आई एक्सप्लेन कि भाई आप जो खा रहे हो ना उसको थोड़ा बदलो, बहुत सारी चीजें ना एक्सप्लोर करो उनको, तो देयर आर डेफिनेटली उनमें पॉजिटिव रिजल्ट देखे। मतलब मुझे बहुत लगा है ये, मतलब डाइट इज लाइक मुझे डाइट के सब्जेक्ट पे काम करना बहुत पसंद है, और डिफरेंट टाइप के मसाले इंक्लूड करना बहुत पसंद है मुझे। सो आई एम वर्किंग, मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं उन पे, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। मैं ज्यादा कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगी इस पर पे, लेकिन आई हैव सजेस्टेड, मैंने कुछ ही 2 महीने से पेशेंट्स को ऐसे अपनी डाइट ऑल्टर करने के लिए कहा है, तो दे आर कंफर्टेबल। और वो कुछ तो ऐसे भी बोलते हैं हम तो अब ऐसे ही खाएंगे, हमें तो यही अच्छा लग रहा है। भाई बॉडी में हल्कापन किसको अच्छा नहीं लगता है, तो दे आर क्वाइट सैटिस्फाइड। तो मुझे लगता है बढ़िया, अगर पेशेंट अच्छा जवाब दे रहे तो मुझे औरों को भी ये बात समझानी चाहिए। दैट्स इट। थैंक यू मैम। वो मैम जो मैंने अग्निकर्म वाला क्वेश्चन पूछा था उसका भी आंसर कर। अग्निकर्म का क्या, मैं भूल गई। ये काम कैसे करता है अग्निकर्म में? बेसिकली देखो, आप स्वीडन एज अ होल ही देखो, स्वीडन क्या होता है, अग्निकर्म इज अ टाइप ऑफ स्वीडन, है ना, एक लोकलाइज छोटी जगह पे स्वीडन कर रहा है। अग्निकर्म में क्या होता है, अग्निकर्म के अंदर हम कुछ बॉडी एरिया को अपन गर्माहट देते हैं, ठीक है। एंड हमारा बॉडी क्या होता है, हमारा बॉडी एक हीमोस्टेसिस बनाता है, मतलब हमारी बॉडी चाहती है कि हम बिल्कुल एक बैलेंस स्थिति में रहें। तो जब भी कोई हमारा बॉडी का ऑर्गन ज्यादा गर्म होगा तो वहां पे वो ब्लड की पूलिंग बढ़ेगी, मतलब खून का दौरा वहां ज्यादा जाएगा। सो वहां पे जब ब्लड अगर वहां पे जाएगा तो वहां पे ब्लड के अंदर न्यूट्रॉन सर्कुलेट होते हैं, ठीक है। सो जब उस रेज्ड टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए जो ब्लड की पूलिंग वहां बढ़ रही है, तो साथ में अपनी वो न्यूट्रिएंट्स भी लेके जाता है, ठीक है। सो जब उस एरिया में न्यूट्रिएंट डेंसिटी बढ़ जाएगी तो वहां का जो भी हीलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। दिस इज द बेसिक आइडिया, इस तरह से ही काम करता है। सारे स्वीडन की बात कर लीजिए, और जब हम सार्वधिक स्वीडन की बात करते हैं तो जहाँ पे प्रोफाउंड स्वेटिंग होती है, तो प्रोफाउंड स्वेटिंग होती है तो हमारे ना कुछ रोग मार्ग होता है। रोग मार्ग इज लाइक एक्सक्रीटरी चैनल्स होते हैं, तो हमारा जो स्किन होता है ये भी एक रोग मार्ग है ना, तो वहां से भी एक्सक्रीटरी में स्वेटिंग निकलती है। तो स्वेट में बहुत सारे जो हार्मफुल मेटाबोलाइट्स है वो बाहर निकलते हैं। इवन देयर आर सर्टेन स्टडीज जहाँ पे स्वेदन कराने से जो बॉडी के अंदर जो मेटल जो होते हैं ना, रेजिडुअल मेटल जो होता है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन में कमी पाई गई। सो दिस ये एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म भी होता है इसके अंदर। बट जब हम अग्निकर्म और लोकलाइजीकरण कर रहे हैं तो वहां पे ये जो होता है ना एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म इज नॉट इफेक्टिव, क्योंकि इतनी स्वेटिंग तो होती नहीं है। वहां पे सिर्फ ये है कि हमने ब्लड की पूलिंग बढ़ाई। एक्चुअली एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, जब भी हम अपने पेशेंट को कहते हैं ना, जैसे अभी बात हुई थी घुटनों के ऊपर या दर्द के ऊपर बात होती है, तो हम सब पेशेंट को हम बोलते हैं कि भाई एक तेल लो, ये तेल की मालिश करो और इसमें गर्म पानी की बोतल से सिकाई करना। तो कई बार क्या होता है, पेशेंट जो होते हैं वो मालिश
कर तो कर लेते हैं, स्वेदन नहीं करते, हॉट वाटर बोतल स्वेदन नहीं करते, तो उनको रिजल्ट नहीं मिलते अच्छे से। तो हम उनको ले लैंग्वेज में दिखाते हैं कि बाबा जी देखो आपका बॉडी इतना बड़ा है और आपको दवाई हम एक एक 2-2 4-4 गोलियां ही देते हैं। अब गोली को कैसे पता चलेगा कि आपको दर्द वहां है, वहां पे काम करना है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, गोली को बताना है कि वहां दर्द पे काम करना है ना जहाँ पे आपको, तो आपको सिकाई करनी पड़ेगी, तो आप वहां सिकाई कीजिए, तब आपकी दवा को पता चलेगा कि आपको काम कहाँ करना है, ठीक है? तो फिर वहां पे, और डेफिनेटली आप खुद अपनी प्रैक्टिस में देखिएगा, जैसे अगर आप स्वेदन नहीं करते हैं तो अभ्यंग का कोई मतलब नहीं होता। कितना भी अच्छा पेन किलर ऑयल आप ले लीजिए, इट वोंट बी इफेक्टिव अनटिल अनलेस आप वहां पे किसी तरह का स्वेदन नहीं करोगे। तो एंड इट इज वेरी कन्वीनियंट ना, लोगों के पास जेल बॉटल्स होते हैं, हॉट वाटर बॉटल में क्या है, एक बार पानी गर्म करके डालना है, वो 1 घंटा तक ही गर्म रहती है। इवन जो जेल वाले होते हैं वो आधे घंटे तक गर्म रहते हैं एक बार गर्म करने के बाद। तो अपने पेशेंट को बोलिए कि स्वेदन जरूर करें। कहीं पे भी अगर आपको पेन मैनेजमेंट करना है, अभ्यंग करना है, अगर शाम की कंडीशन है तो फिर आप उसे रुक्ष स्वेदन कराएंगे, और अगर निराम कंडीशन है तो अभ्यंग कराएंगे। अभ्यंग कराने के बाद आप उसका स्वेदन कराएंगे। एंड अगर आपको मुझसे पेशेंट बोलता है ना, इंसिस्ट करता है कि नहीं मुझे तो कुछ लगाने को चाहिए, तो फिर आप कोई ट्यूब वगैरह दे सकते हैं। ट्यूब शाम की कंडीशन में आप ट्यूब दीजिएगा, तेल बिल्कुल मत दीजिएगा। थैंक यू। एनी अदर क्वेरीज? जी, बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, एक बहुत अच्छे उदाहरण के साथ आपने समझाया और मुझे लगता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स को ये अपनी प्रैक्टिस में काम में आएगा। डॉक्टर राजावत, आपने हैंड रेज किया है, बाकी के डॉक्टर हैंड रेज को डाउन हैंड कर देंगे तो अच्छा रहेगा। यस मैम, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था शिप्रा जी से। जी जी। ये जो वात रोगों में या कोष्ठोक्सिस में आपने वीकली बस्ती देने का जो विधान बताया है या प्रावधान बताया है, वो कौन सी बस्ती यूज में करते हैं आप लोग? देखिए हमारे यहाँ पे ना बड़े सारे काम हो रखे हैं, सैचर तेल के ऊपर, प्रसारणी तेल के ऊपर, तो और दशमूल तेल पे भी हमारा फ्रिक्वेंटली लेते हैं, बलाश्वरनादि तेल भी देते हैं, महानारायणी तेल भी देते हैं, बहुत सारे तेल यूज करते हैं। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा ठीक लगता है सैचर तेल, बिकॉज सैचर तेल में ज्यादा मुझे रिजल्ट मिले हैं पेशेंट्स के ऊपर, तो मैं प्रेफर करती हूँ सैचर तेल लेना। हमारे यहाँ में किसी ना किसी एक स्कॉलर का काम चलता ही रहता है, किसी भी एमडी स्कॉलर में एक बैच में हम डेफिनेटली सैचर तेल के ऊपर कोई ना कोई काम करवाते हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस और नी जॉइंट पे बहुत काम करवाते हैं। सो पर बैच पे एक ना एक पे होता ही है, सो वो एक भी पेशेंट को एक बेनिफिट मिल जाता है। इन केस कभी किसी का काम नहीं चल रहा होता है तो इट इज इजीली अवेलेबल, और एक्चुअली बहुत सही तेल होता है। बिकॉज ये सही तेल इसलिए होता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं होते, सो अडल्ट्रेशन करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, सिर्फ एक सैचर ही होता है और तेल ही होता है। तो इस तेल के अंदर बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं रहता है, अडल्ट्रेशन के इश्यूज भी नहीं होते, इफेक्ट भी बहुत अच्छा होता है। इम्पोर्टेंट चीज है, सैचर एक वीड की तरह बढ़ता है, यू नो, मतलब ये जैसे ना बहुत ही वीट समझते हैं ना कि बारिश के दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इनफैक्ट जो हमारा सैचर तेल हम यहाँ से बनवाते हैं ना, वो हमारा इन हाउस ही होता है। हमारा जो बोटानिकल गार्डन है वहां पे सैचर बहुत सही लगी हुई है, तो हम वहीं से फ्रेश कटवा के और उसका ही तेल बनवाते हैं। तो दिस इज गुड कि अगर आपके पास कोई जमीन वगैरह हो तो उसकी चारदीवारी पे आप सैचर वगैरह लगा दीजिए, उसी को काटते रहिए, उसी से हर साल ना आप तेल बनाते रहिए। हमारे यहाँ हर साल जो तेल बनता है वो इंस्टीट्यूट के सैचर से ही बनता है, एंड इट इज वेरी चीप ऑयल एंड वेरी इफेक्टिव। मैडम, मैं जो कहना चाह रहा था वो शायद आप समझे नहीं। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आप सैचर तेल की देते हैं तो स्नेह बस्ती देते हैं, वीकली देते हैं क्या उसको आप? मात्रा बस्ती, यस, वीकली मात्रा बस्ती तो नहीं की या स्नेह बस्ती बना के कैसे किस रूप में यूज करते हैं? सिंपल, और आपको सिर्फ ऑयल लेना है, ठीक है, हम तो 50 and 60 ml इज मोर देन सफिशिएंट। ये भी आजकल के लोग इससे ज्यादा नहीं झेल पाते हैं ना, क्योंकि आप ज्यादा दोगे ना। देखिए हमारा जो होता है ना कि अगर आप इससे कैसे आपको पता लगाओगे कि बस्ती जो है वो पेशेंट के लिए ज्यादा है या कम है। अगर पेशेंट आपका ये बोले ना कि मुझे गले में सूखापन लग रहा है तेल लगने के बाद, तो मतलब ये उसकी ओवरडोज हो गई है। दिस इज मतलब क्लासिकल साइन है कि आपका जो स्नेह है वो पेशेंट के लिए अधिक है। आपको इमीडिएटली वहां पे बस्ती रोकनी है और वहां पे उसको उसकी तर्पण चालू करना है। और 50 से 60 ml बहुत होता है, इससे ज्यादा मत जाइएगा। मतलब डोंट गो फॉर 90 ml 150 ml, इतना कोई झेल नहीं पाता है, ठीक है, ऐसे मत कीजिए। आपको सिंपल एक ऑयल लेना है, ऑयल को आपको वार्म करना है, ठीक है, ताकि आमता हट जाए। उसके अंदर आपको 1 ग्राम सेंधा नमक और 1 ग्राम शतावा चूर्ण, सतपुष्प आप समझते हैं, सतपुष्प पंसारी के यहाँ से मिल जाता है,
ठीक है, वो जैसे जीरा होता है वैसा होता है, लेकिन बारीक होता है, थोड़ा कर्व लेके होता है। आप हम लोग पुष्पा ही यूज करते हैं, कुछ लोग ना ये सौंफ का चूर्ण यूज करते हैं। एक्चुअली सौंफ का चूर्ण और सतावा चूर्ण के अंदर से हमें बेनिफिट सतावा चूर्ण में ज्यादा बेटर मिले, तो हम वो 1 ग्राम डालेंगे, वो डालने के बाद उसको छानेंगे, छानने के बाद उसको सिरिंज में डाल के और पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। ओके, थैंक यू। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर पूजा, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं या पहले हैंड रेस था वही है? डॉक्टर पूजा गोयल। हेलो, मुझे लगता है वो पहले से ही शायद उनका हैंड रेस है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी तरीके से अच्छा सा क्वेश्चन आंसर सेशन रहा और बहुत सारे अपने पार्टिसिपेंट्स ने अच्छी तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छी प्रैक्टिस के आगे भी आसार है इससे। तो मैं समझती हूँ कि आज के लेक्चर में जो एक दर्द निवारक स्थिति को क्रिएट करने के लिए हम अनेक तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं और पुरुषम विक्ष वाली बात भी डॉक्टर क्षिप्रा जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाई। मुझे लगता है कि उनको भी आप सभी को कहीं ना कहीं अप्लाइड एस्पेक्ट में लाना चाहिए, जिससे हम अच्छी तरीके से इंडिविजुअलाइज्ड जो अप्रोच है, जो आधुनिक विज्ञान अभी सोचने की शुरुआत कर रहे हैं या थोड़ी बहुत शुरुआत हो चुकी है, वहां हमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहे। तो मैं समझती हूँ कि डॉक्टर शशि जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? अनम्यूट करके पूछिए और प्रश्न पूछने के बाद म्यूट करिए। डॉक्टर शशि तिवारी जी। यस मैम, प्रणाम मैम। मैम ये पूछना था, ये जो बस्ती के केस में मैंने बोला ऑयल ऐड मतलब उसमें सेंधो ऐड करने के लिए और शतपुष्पा, तो मैंने कई बार जब सेंधो ऐड किया थोड़ा बहुत तो वो रह जाता है, तो वो कैसे ऐसे करें कि मतलब उसमें ऑयल में प्रॉपरली मिक्स हो जाए? मैम प्लीज इसके लिए गाइड करें थोड़ा सा। क्या बहुत अच्छे से ऑयल को गर्म करना है, क्या करना है प्लीज? अच्छे से ऑयल को गर्म नहीं करना है आपको। ऑयल कैसे गर्म करना है, आपको एक ऑयल ना कटोरी में लेना है, ठीक है, छोटी कटोरी के अंदर, और बड़े बर्तन के अंदर पानी को गर्म करना है, ठीक है। पानी गर्म कर लिया, उसके बाद जो आपका जो सेंधा होगा, सेंधा लवण होगा, वो बारीक होना चाहिए, मतलब क्योंकि सेंधा नमक जो होता है ना मॉइस्चर पकड़ के थोड़ा डली जैसा हो जाता है। पाउडर भी आप लेके आओगे तो भी वो डली जैसा होता है, पकड़ लेते हैं ना, तो उसको हाथ से ही चूरा कर लीजिए, ठीक है। चूरा करने के बाद आप उसको डाल दीजिए उसके अंदर, ऐसे सतपुष्पा को भी डाल दीजिए और उस जो है ना वाटर बाथ के ऊपर कटोरी में डाल दीजिए और वो कटोरी इनडायरेक्टली गर्म होगी, ठीक है, और उसको आप चम्मच से अंदर से हिला सकते हैं, ठीक है। और जो जितना भी मोटा मोटा जो कण है उसको आप चम्मच से ही दबा सकते हो। फिर दबाने के बाद अच्छे से मिला के उसको छानना है, हमको उसमें रखना ही नहीं है कुछ। वी डोंट नीड, बस्ती के अंदर कोई भी पार्टिकल नहीं जाना चाहिए, ठीक है। जितना हमें पहले ही उसको बारीक करना पड़ेगा, जितना वो अब्सॉर्ब होता है, घुल जाता है, वो चम्मच के हिलाने से हो जाए उतना ही ठीक है, उससे ज्यादा नहीं हो रहा है तो रहने दीजिए। और कभी भी बस्ती का ऑयल आप डायरेक्टली गर्म मत कीजिए, कभी भी नहीं, मतलब इट इज लाइक बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा और इंजरी हो जाएगी। और जितना हमें चाहिए होता है ना उतना तेल ग्रहण कर लेता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि ज्यादा नहीं घुल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप जितनी कोशिश कर सकते हो ना उतना आप उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं होता है, नो इश्यूज, आपको छान लीजिए उसको, ठीक है, बट इसका प्रिकॉशन रखिए कि वो कोई ग्रैन्यूल जाए नहीं बॉडी के अंदर। तो अच्छी से जो चलनी होती है प्लास्टिक वाली चलनी, उससे छानिएगा, बिकॉज लोहे वाली चलनी से ना वो थोड़ा सा छेद ना बड़े बड़े होते हैं, तो उससे थोड़ा अंदर जा सकता है, तो हमें उसको थोड़ा अच्छे से फिल्टर करना पड़ता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर सुदेश जी पूरांग जी मैम, पूछना चाह रहे हैं? हाँ, नमस्ते मैम, इट वाज रियली वंडरफुल एंड हाँ मैम, एक्चुअली आई मिस्ड इन द बिगिनिंग, कैन आई हैव दिस रिकॉर्डिंग? हाँ जी, बस अभी बीच में एक बार थोड़ा सा लाइट का कनेक्शन इधर उधर हुआ था, तो मुझे अभी 2 वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई है, थोड़ा सा बीच में 3 मिनट का छूटा है एनाटॉमिकल पार्ट। बाकी मैं लगभग लास्ट वाली 5-7 वीडियो मैंने तुरंत ही ये जो लोगो है CME आयुर्वेदा 2015 बाय वेब जयपुर, ऐसा ही चैनल का नाम है और उसके ऊपर मैंने अपलोड की है, तो आप देख सकते हैं।
और इसको भी अभी कोशिश करूंगी कि आज ही आज हो जाए। Thank you very much, ma'am. जी Thank जी you so much, जी and it was डॉक्टर really wonderful. जी जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बस आयुर्वेद के लिए बहुत अच्छी चिकित्सा करके समाज को जागरूक करिए, बस ऐसी ही इच्छा है श्रेष्ठ चिकित्सक बनने की। पाथवे पर हम भी है और आप भी साथ साथ में चले तो बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्टर रजनी, आपने हैंड रेज किया है, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग, एनी क्वेश्चन? हाँ मैम, वो स्वर्ण कल्प कौन से यूज करने? एक्चुअली देखिए, मैं ज्यादातर करके व्रतवा चिंतामणि ही यूज करती हूँ। कुछ डॉक्टर्स को रसराज रस भी लेते हैं, और वसंत कुसुमाकर रस जो है हम जो डायबिटिक पेशेंट है उसमें यूज करते हैं। देयर आर सर्टेन केसेस जहाँ पे हम स्वर्ण वाला ब्राह्मी वटी यूज करते हैं, वो भी इफेक्टिव रहता है। बट ये ज्यादातर हम उन वात व्याधियों में यूज करते हैं जहाँ पे पेशेंट थोड़ा सा उसका ना एंजाइटी लेवल ज्यादा होता है, क्योंकि कई बार पेशेंट होता है ना बहुत ज्यादा एजिटेटेड रहता है, एंजाइटी लेवल ज्यादा होता है, जिसको स्लीप इश्यूज होते हैं, मेमोरी इश्यूज होते हैं, तो वहां पे हम ब्राह्मी वटी वाला लेते हैं। फिर हम एक स्पेशल वाला जो गोल वाला शिलाजित आदि लौ है वो भी यूज करते हैं, शिवा गुट्टिका भी यूज करते हैं। तो देर आर, और बहुत ही ज्यादा मतलब दिक्कत वाली कंडीशन है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन बहुत ज्यादा है, तो फिर हम हिमगर्भ पोटली भी यूज करते हैं। सो ये डिपेंड करता है आपको स्वर्ण योग कौन सा यूज करना है। ये पूरा एक बार पेशेंट को एनालाइज कीजिए कि आपके पेशेंट को क्या चाहिए, तो दैट इज एन इशू। पर आपको आपका कहना है कि वात व्याधि में एक बस ऐसे ही है कि यूज करने वाला ही है, तो फिर आप व्रतवा चिंतामणि पकड़ लीजिए। इट इज गुड, इट इज वेरी गुड रियली। इवन एक अच्छा सा एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे मैडम का है ये, मुझे बोलना नहीं चाहिए, हेतल मैडम का पेरिफेरी है इसकी। तो जैसे हमारे पास केसेस आते हैं जिनको पेनफुल मतलब लास्ट पार्ट ऑफ डिलीवरी जो होता है ना, लाइक 8 या 9 टाइमेस्टर्स में, जो हमारे नोन होते हैं। अब हर सारे तो पेशेंट हमारे पास आती नहीं है मैडम, तो जो हमारे नोन होते हैं, जो हमसे पूछते हैं कि भाई हमको चाहिए कि पेनलेस डिलीवरी हो जाए, ऐसे हो जाए, उन पेशेंट को हम 8वें या 9वें महीने के अंदर व्रतवा चिंतामणि रस देते हैं। तो इट इज लाइक पिचू वगैरह के लिए भी बोलते हैं, तो इट इज ऑल्सो गुड इन दैट केस ऑल्सो। जी बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। अगर पेशेंट्स में वही परचेज एबिलिटी है तो अंतिम उसमें इसी तरीके से स्वर्ण योग बहुत अच्छा रहता है। बल्कि हमने ये भी किया था, मेरी एक क्लासमेट और उनके उसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन रेगुलराइज्ड करने के लिए, है ना, जो रिदमिक वे में एक आना चाहिए वो नहीं था, तब भी हमने स्वर्ण योग दिया था और वो रिदमिक हुए थे। मगर थोड़ा सा हाइट कम होने के कारण वो फिर अच्छी तरीके से बेबी डिसेंड नहीं कर पाया और बेबी थोड़ा बिग भी था। तो एक बहुत अच्छा ट्राई किया था और इसमें ये किया जा सकता है, सही बात है। मगर बहुत ज्यादा मार्गदर्शन के साथ सारी सुविधा और भी साथ में हो, तब इस तरीके से प्रेगनेंसी स्टेट में बहुत ज्यादा सावधानियों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज सुना है और किसी को दे दीजिए, है ना, ऐसे थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। क्योंकि गुजराती में एक कहते हैं, आब और गाब का कुछ ना कह सके, है ना, कि भाई अब बरसेगा पानी, मगर कई बार बरसता ही नहीं, बिना बरसे ही चला जाता है। तो बहुत ज्यादा एक नहीं 2-2 जानों का ध्यान रखना होता है। तो इसलिए कहीं गुरु की पास सानिध्य में मार्गदर्शन प्राप्त करके ही ऐसी कंडीशन में तो आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर क्षिप्रा, आज आप हमारे निवेदन पर यहाँ आए और बहुत अच्छी जानकारी आपने साझा की। और आज के ज्ञान यज्ञ में मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोग लाभान्वित हुए होंगे। लेक्चर के अंत में विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करते हुए नेक्स्ट भी एक बहुत अच्छे उसके साथ मैं आपसे बात करूंगी और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रहेगा कि जिससे हम समाज में आयुर्वेद का सबल पक्ष लेकर सबके सामने आ सके। एक बार हमारा इस मंच का उद्देश्य मैं आप सभी जानते ही हैं, फिर से दोहरा देती हूँ कि हम चाहते हैं कि आयुर्वेद के स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी जो भी अपने परिवार में हम है आयुर्वेद में, कहीं ना कहीं नौकरी देने वाले चिकित्सक निर्माण हो, नौकरी मांगने वाले न हो, और हम आयुर्वेद को भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति घोषित करवा सके। और इसके लिए हम अथक प्रयत्नरत है। और इसमें क्षिप्रा जी जैसे बहुत सारे स्पीकर्स का व्याख्यानकर्ताओं का हमें साथ मिला
उन सबका भी धन्यवाद करते हुए आज मैं फिर से क्षिप्रा जी का विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आप जैसे स्पीकर्स के समर्पण भाव से आज हम 25 अगस्त को फिर से मिल रहे हैं और मैं समझती हूँ कि ये अनवरत व्याख्या इसी समर्पित भाव से चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। सबसे अंत में मैं शांति मंत्र बोलूंगी, आप सभी म्यूट रखकर ही दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नमो नमः। विश्व मंगल की कामना के साथ अगले शुक्रवार को 6 बजे हम नए स्पीकर के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ आप सभी का फिर से एक बार यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करेंगे। क्षिप्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पार्टिसिपेंट्स का भी धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। सर मैंने वहां से बंद कर दिया इसको। ओहो, मैं वहां से जैसे करती थी ना, यहाँ से बंद किया उसको, रहा कि चला गया। हाँ